बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट लेक्चर नंबर 3 एंड आज का हमारा टॉपिक है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। क्या होते हैं ये रूल्स ऑफ बिजनेस? इन बिटवीन लेक्चर में कोई भी टेक्निकल इशू हो तो जो है वो इनिशियली जो है वो इमीडिएटली मुझे इंस्टेंटली जो है वो चैट बॉक्स में इंटीमेट कीजिएगा, ताकि हम जो है वो वहीं पे चीज़ें जो है सही कर सके। अच्छा, आज के सेशन में हम देखेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह जो है हुकूमत के अमूर जो है वो सर अंजाम दिए जाते हैं, किस तरह हुकूमत चलाई जाती है। तो थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं। पुराने ज़मानों में क्या होता था कि बादशाह सलामत होते थे और वो जो है वो अमूर सल्तनत जो है या अमूर हुकूमत सर अंजाम देते थे। अमूर सल्तनत जो होती थी उसकी जो हुकूमत होती थी उसके वो सरबराह होते थे बादशाह सलामत। तो सल्तनत एक अलहदा चीज़ है, हुकूमत एक अलहदा चीज़ है। जैसे सल्तनत कह सकते हैं आज के ज़माने में रियासत पाकिस्तान को, या मुमलिकत कहते हैं हम, ठीक है। तो और हुकूमत जो है वो एक अलग चीज़ है। तो बादशाह सलामत जो है वो अमूर हुकूमत सर अंजाम देते थे, जो मुंह से सादर फरमा देते थे तो वो पूरा हो जाता था। उनके जो है वो इर्द गिर्द के वजीर चेले वो जो है हुक्म बजा लाते थे, ठीक है। तो इस तरह बादशाह सलामत ही अथॉरिटी थे, वही लॉ थे, वही कानून थे, वही जो है वो सब कुछ थे, इसलिए बादशाह थे, ठीक है। तो वो अपने वजीरों को हुक्म देते थे, जिसे चाहे वजीर बना देते थे, जो दिल करता था उसे वो ओहदा सादिर फरमा देते थे। तो लेकिन अब चीज़ें, क्योंकि अब यहाँ पे बादशाह तो नहीं है, एक मुल्क है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका एक फ्रेम है, उसका एक ढांचा है, तो उसे चलाने का एक पूरा तरीकाकार तय है। हुकूमत कैसे चलेगी, मुल्क कैसे चलेगा, जो है वो हुकूमत के दूसरे पिलर्स कैसे चलेंगे, तो जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सब कुछ जो है वो तयशुदा है, उसमें बताया गया है। जो मुल्क की सबसे बड़ी और सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसके ऊपर पूरा मुल्क का सिस्टम चल रहा है, पूरा निज़ाम चल रहा है, लीगल सिस्टम चल रहा है, पूरे मुल्क का जो है वो कानूनी ढांचा जो है वो जो फ्रेम है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में डिसाइडेड है। तो मुल्क की सबसे जो बड़ी और सबसे सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है जिसपे पूरा मुल्क डिपेंड करता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट इसकी जो डाउन दी लाइन, इसके इनके बाद जो सेकेंडरी लॉज हैं उनमें आ जाते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, सदर पाकिस्तान इशू करते हैं और एक्ट जो है वो असम्बली से पास किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो दूसरी सेकेंडरी सबसे जो है वो प्रीमियम सबसे जो बड़ी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन पे मुल्क के डिफरेंट सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दैट इज द एक्ट एंड ऑर्डिनेंस। एंड कोई एक्ट है, उसके बाद उसे फर्दर उस एक्ट में तो सारी चीजें नहीं डिफाइन की जा सकती ना। जैसे एफबीआर को बनाना था तो एफबीआर एक्ट बना दिया गया, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी कोई बनानी है तो यूनिवर्सिटी एक्ट बना दिया गया, XYZ यूनिवर्सिटी। तो इस तरह कोई और हुकूमत ने इंस्टीट्यूट बनाना है, जैसे पीटीए बनाना है, जैसे हायर एजुकेशन कमीशन बनाना है तो हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन एक्ट बना दिया। तो अब जो है वो फर्दर उस इदारे ने कैसे चलना है, उस बॉडी ने कैसे चलना है, उसने कैसे रन होना है, ऑपरेट कैसे होना है, तो हर चीज जो है वो एक्ट में डिफाइन नहीं की जा सकती। तो फर्दर फिर रूल्स बनाए जाते हैं, फिर रूल्स के बाद पॉलिसीज बनाई जाती हैं। पॉलिसीज मीन गाइडलाइंस, पॉलिसी कहते हैं गाइडलाइन को। प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। SOPs बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से SROs इशू किए जाते हैं। तो जो सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद एक्ट एंड ऑर्डिनेंस, एंड उनके बाद जो एक्ट एंड ऑर्डिनेंस को फर्दर जो एक्सप्लेन जो किया जाता है, फर्दर किसी चीज में जो है वो वजाहत देनी होती है, तो फिर रूल्स जो है वो फ्रेम किए जाते हैं। जैसे एफबीआर एक्ट जो है उसके तहत एफबीआर बना, फर्दर एफबीआर कैसे ऑपरेट करेगा तो फिर एफबीआर के रूल्स हैं अपने, ठीक है। जैसे सिविल सर्वेंट्स हैं, जैसे आप भर्ती होंगे कल को एफबीआर में, तो आप सिविल सर्वेंट्स कैसे काम करेंगे, उसका उसके अपने रूल्स हैं, सिविल सर्विस के रूल्स हैं। इस तरह अदालतों के अपने रूल्स हैं। तो इस तरह मुल्क में कोई भी है, जैसे पीटीए है उसके अपने रूल्स हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के अपने रूल्स हैं, कोई भी डिपार्टमेंट, आर्मी है उसके अपने रूल्स हैं, एयरफोर्स के अपने रूल्स हैं। तो जितने भी इदारे हैं तो उन सब के अपने 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 रूल्स हैं। उन रूल्स के तहत जो है वो चीजें जो है वो फर्दर चलाई जाती हैं। अच्छा, जैसे हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा जस्ट एक स्मार्ट लुक उसका कर लेते हैं।
जैसे हमने देखा था कि गवर्नमेंट है, उसके तीन बॉडीज हैं, तीन उसके पिलर्स हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट कैसे चलनी है, ये तो आइन ने बता दिया कि गवर्नमेंट के तीन पिलर्स हैं, जिनमें से एक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट कैसे चलेगी, आइन ने ये भी बता दिया उसके दो हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड नेशनल असेंबली। ठीक है, अब भाई अपर हाउस चलेगा कैसे, मतलब जो सेनेट होगा उसका जो हेड कैसे अपॉइंट होगा, उसके बाद जो है उसकी मीटिंग्स कब कब होंगी, उसमें क्या क्या चीजें पेश की जाएंगी, उसे पेश करने का प्रोसीजर क्या होगा, उसकी मेंबरशिप का क्या तरीका क्या क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगी, पेनल्टीज क्या होंगी, बाकी इतनी सारी चीजें, और उसका फंड्स का कैसे मैनेज होगा, उसके असिस्टेंट्स एंड ऑफिसर्स कैसे होंगे, ये सारी चीजें तय हैं रूल्स में। इस तरह नेशनल असेंबली एक दूसरा हाउस है, इसकी भी सारी चीजें रूल्स में बयान की गई हैं, इसके अपने रूल्स हैं। जैसे अगर सेनेट की बात करें, सेनेट अपने तमाम फंक्शन अमूर कैसे सर अंजाम देगी, तो वो अमूर सर अंजाम देने के लिए जो है वो सेनेट के रूल्स हैं, जिसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन सेनेट 2012 कहा जाता है। नेशनल असेंबली है, उसके रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन नेशनल असेंबली 2007 कहा जाता है। बस इन दो चीजों को जो है वो आपने रिमेंबर रखना है। ठीक है, देखा, अब किसी भी चीज को चलाने के लिए जो है वो रूल्स चाहिए होते हैं। नेशनल असेंबली के अपने रूल्स हैं, सेनेट के अपने जो है वो रूल्स हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे अदालत है, दूसरा पिलर है हुकूमत का, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जुडिशरी। अब अदालत में जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, जो लोअर कोर्ट्स हैं, उसके बाद अदालत में किसी ने मुकदमा फाइल करना है तो कैसे होगा, एप्लीकेशन जज को कैसे जमा करवाएगा, उसकी फीसिस क्या होंगी, किस फोरम पे जमा करवाएगा, उस अदालत कहाँ कहाँ पे होगी मुल्क में, मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसे है, चारों सूबों में उसकी एक रजिस्ट्री है, वहाँ के रजिस्टर होते हैं, हाई कोर्ट्स हैं। तो इस तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी कोर्ट्स हैं, तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट के भी अपने रूल्स हैं, जिसमें ये सारी चीजें डिफाइन की हुई हैं कि कैसे मुकदमा दायर करना है, प्रोसीजर क्या है, फीस क्या है, टिकट्स लगनी है, कौन करेगा, सिग्नेचर कैसे होने, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर है, नंबर, उसके ऑफिसर्स कितने होंगे, रजिस्ट्रार होगा, अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगी उनकी, जजेस कैसे आएंगे, उनकी सैलरी, सब चीजें वगैरह उनके जुडिशरी के अपने रूल्स हैं। ठीक है, तो हुकूमत के दो ऐवान मैंने बता दिए, जो मुकन्ना है, लेजिस्लेटर है, उसके दोनों हाउसेस के अपने रूल्स हैं, उन्हें चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदारों को उनके जो निचली अदालतें हैं उनके अपने रूल्स हैं चलाने के लिए। और अब आ जाते हैं फाइनली दी एग्जेक्टिव की तरफ, इंतजामिया या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ। अब हुकूमत कैसे चलनी है, हुकूमत हुकूमत के कोई रूल्स होंगे, मतलब हुकूमत मीन्स फेडरल गवर्नमेंट जो है, उसके जो मुशीर वजीर हैं सारे के सारे, वो कैसे चलेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या तरीकाकार होगा, क्या उनके उनके क्या रूल्स हैं। पुराने जमाने में तो मैंने बता दिया ना, बादशाह होते थे, अब बादशाह तो है नहीं, ये हुकूमत का तीसरा पिलर है। तो दोनों जो हुकूमत के पिलर है वो रूल्स पे चल रहे हैं, तीसरा पिलर भी है वो भी रूल्स पे चलेगा, ऐसे मन मन मर्जी के ऊपर नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हाउ फेडरल गवर्नमेंट विल वर्क, तो वो वर्क करेगी रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत। 14 अगस्त 1973 को ये रूल्स इन्फोर्स हुए हैं, 14 अगस्त 1973 को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन्फोर्स हुआ है पाकिस्तान में, तीसरा आइन। तो ये रूल्स ऑफ बिजनेस भी 14 अगस्त 1973 को ही इन्फोर्स हुए हैं, और काफी दफा अमेंडमेंट्स हुई हैं इनमें। लास्ट अमेंडमेंट 2021 में हुई है, तो लेटेस्ट वर्जन जो है वो हम इसे स्टडी करेंगे। अब इसे रूल्स ऑफ बिजनेस क्यों कहा जाता है, रूल्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं कहा जाता, तो इस पे आगे हम बात करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो बिजनेस है उसका मतलब ये नहीं है कि कारोबार, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बिजनेस का मतलब होता है अमूर, मतलब काम। ठीक है, हुकूमत के जो अमूर हैं, इसका मतलब ये बनता है रूल्स ऑफ बिजनेस, जो हुकूमत के अमूर हैं, जो हुकूमती अमूर हैं वो किस तरह चलेंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट के अमूर हैं, काम काज हैं, उसके वर्क्स हैं, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा है वो किस तरह ऑपरेट करेगा, काम किस तरह करेगा, वजीर आजम मीटिंग्स किस तरह करेंगे, काबीना मीटिंग्स कैसे करेगी, वुजरा आपस में जो है वो कम्युनिकेशन किस तरह करेंगे, डिवीजन आपस में कम्युनिकेशन किस तरह करेंगे, डिपार्टमेंट्स जो है वो आगे किसके अंडर होंगे, उनके फंड्स कैसे होंगे, कोई नया हुकूमत ने प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई नया प्रोग्राम शुरू करना है, तो उसका क्या तरीकाकार होगा,
एडवाइस कैसे इशू करेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के पास केसेस कैसे भेजे जाएंगे, केसेस होते क्या हैं, ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये तय करते हैं किस तरह वफाकी हुकूमत काम करेगी, उसके वजीर काम करेंगे, प्लस उनके मुशीर और सारे डिविजन और मिनिस्ट्रीज किस तरह काम करेंगी, वो सारे कवर करते हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस 1973, हुकूमत के अमूर सर अंजाम करने के असूल 1973 के, ये इसे कह सकते हैं उर्दू में। अब ये रूल्स बने कैसे हैं, कौन कहता है इजाजत देता है रूल बनाने की, तो आइन कहता है कि मुल्क में एक फेडरल गवर्नमेंट होगी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में ये स्लाइड, तो दोबारा हम पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 90 द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन शैल बी एक्सरसाइज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसे एक्सरसाइज करेगी, कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल मिनिस्टर, जो मुश्तमिल होगी वजीर आजम पे और वफाकी वजरा पे, विच शैल एक्ट थ्रू द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे काम करेंगे। हु शैल बी चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द फेडरेशन, जो फेडरेशन है, जो इकाई है, जो उसका चीफ एग्जेक्टिव होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके वजीर होंगे, जो वजीर हैं वो तमाम हुकूमती अमूर जो है वो मुतलका वजारत के जरिए सर अंजाम देंगे। तो ये कहता है आर्टिकल 90, इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर मे एक्ट आइदर डायरेक्टली और थ्रू द फेडरल मिनिस्टर। तमाम जितने भी फंक्शंस हैं हुकूमती अमूर हैं उन्हें चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं या किसी वजीर से भी वो काम जो है वो करवा सकते हैं, उनके जरिए भी वो अमूर चलवा सकते हैं, हुकूमत का वो काम स्ट्रक्चर चला सकते हैं। आगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 99 ये कहता है ऑल एग्जेक्टिव एक्शंस ऑफ द फेडरल शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले तो बादशाह सलामत होते थे, अब मुमलिकत है, उसके जो सरबराह हैं वो सदर पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान के सरबराह जो है वो सदर हैं, सदर पाकिस्तान है। तो वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी वो सदर पाकिस्तान के बिहाफ पे जो है वो अथॉरिटी को यूज कर रहे हैं, उस ताकत को यूज कर रहे हैं। द फेडरल गवर्नमेंट शैल बाय रूल स्पेसिफाई द मैनर इन विच ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। वो कह रहे अब यहाँ पे ये आइन का आर्टिकल 99 यहाँ पे आके पावर देता है फेडरल गवर्नमेंट को कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो शेल बाय रूल स्पेसिफाई, वो रूल्स बना सकती है किस तरह फेडरल गवर्नमेंट चलनी है, इन विच ऑर्डर्स किस तरह हुकूमती जो है वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी, मतलब हुकूमत फेडरल वफाकी हुकूमत जो है वो अपन उसने कैसे काम करना है, उसने चलना कैसे है, उसने ऑपरेट कैसे करना है मुल्क में, तो वो रूल्स डिजाइन कर सकती है, रूल्स बना सकती है। आइन का आर्टिकल ये पावर दे रहा है हुकूमत को। shall be authenticated and the validity of any order on instrument so authenticated shall be। वो ये कह रहे हैं कि आइन का आर्टिकल 99 हुकूमत को ये पावर देता है कि वफाकी हुकूमत को रूल्स बना सकती है, उसने चलना कैसे है, और ये रूल्स वो सदर पाकिस्तान के बिहाफ पे बनाएंगे, और ये कोई भी अदालत जो है वो अ, इन रूल्स के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती। मतलब ये है कि इंतजामिया मुकम्मल आज़ाद हो अपने तमाम इंतजामी अमल अमल जो है उन्हें सर अंजाम देने में। तो बीच में जो है वो इंतजामी जो किस तरह हुकूमत काम करती है, उसका तरीकाकार क्या है, वो हुकूमत की अपनी मर्जी है। ठीक है, तो उस चीज पे, उस तरीकाकार पे जो है वो अदालत जो है वो क्वेश्चन नहीं करेगी कि आपने ऐसा रूल्स क्यों बनाया। हुकूमत का मकसद है काम करना, हुकूमत काम करे, काम गलत करती है तो अदालत पूछ सकती है, लेकिन काम के तरीके पे जो है वो जो उसने रूल्स में डिफाइन किया है तो वो अदालत उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकती। और ये रूल्स जो है वो सदर पाकिस्तान के बिहार पे वफाकी हुकूमत बनाएगी। द फेडरल गवर्नमेंट शैल आल्सो मेक रूल्स फॉर द एलोकेशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स बिजनेस। वो कह रहे हैं कि कोई भी हुकूमती अमूर सर अंजाम देना है फेडरल गवर्नमेंट ने, उसके लिए वो रूल्स बना सकती है। तो इसलिए जब आइन बना था साथ ही उस टाइम की हुकूमत ने रूल्स बना लिए, और वो जो हुकूमत को चलाने के लिए रूल्स बनाए थे वो थे रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। तो आज हम उसे स्टडी करने वाले हैं। तो इसका जो उर्दू वर्जन है वो भी अवेलेबल है, मशीन ट्रांसलेटेड वर्जन है, आपको वैसे कहीं से नहीं मिलेगा। सो ये है इसका, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा इस सेशन के एंड पे, मुझे याद करवा दीजिएगा। तो फाइनली हम अपने सेशन की तरफ जाते हैं। तो ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसके आई थिंक 9 पार्ट्स हैं। तो पहला जो पार्ट है, हमने फिर एक दफा मैं बताता चलूं, हमने यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक सॉफ्ट इसका ओवरव्यू देखना है, सॉफ्ट आउटलुक देखना है कि हुकूमत का स्ट्रक्चर कैसे है, इन डिटेल्ड इन कंप्रीहेंसिव डिटेल हमने इसमें नहीं जाना। पहला जो पार्ट है रूल्स का वो कहता है टाइटल एंड कमेंसमेंट।
उसके बाद डेफिनेशन एलोकेशन ऑफ बिजनेस, किस तरह जो बिजनेसेस हैं मतलब हुकूमती अमूर हैं वो कैसे दिए जाएंगे, वजारतें कैसे बांटी जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिवीजन, कैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिवीजन, जो डिवीजन है उसका इंतजामी ढांचा कैसा होगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस जो है वो कैसे होगी, कारोबार कैसे सरंजाम दिए जाएंगे, अमूर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ईटीसी। तो सेकंड पार्ट ये कहता है कंसल्टेशन अमंग डिविजन्स, जो डिविजन्स हैं आपस में जो हमने पढ़ा है वो आपस में कंसल्ट कैसे करेंगे, एक डिवीजन दूसरे डिवीजन से किस तरह बात करेगा, उसका तरीकाकार क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह इंटर जो है वो डिवीजन कोरेस्पोंडेंस और कम्युनिकेशन की जाएगी, जैसे फाइनेंस डिवीजन है उसने रेवेन्यू डिवीजन के साथ कम्युनिकेशन करना है तो क्या तरीकाकार होगा। ठीक है, तो इस तरह ये हम सारी इस चीज में देखेंगे। रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को रेफरेंस कैसे भेजे भेजे जाएंगे, रेफरेंस होता क्या है आगे जाके हम डेफिनेशन में देखते हैं। कैबिनेट प्रोसीजर, जो काबीना है मतलब काबीना का तो आपको पता है ना, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या होती है। तो कैबिनेट जो है वो उसका काम करने का क्या तरीकाकार होगा, जो वुजरा पे मुश्तमिल, जो वजीरों मुशीरों पे मुश्तमिल और वजीर आजम पे मुश्तमिल एक जो ग्रुप है जो जिसे काबीना कहते हैं, जिनके पास वजारतें होती हैं, जो मुल्क को चलाता है, तो वो काबीना काम कैसे करेगी, वो बॉडी कैबिनेट कैसे काम करेगी, उसके सामने केसेस कैसे पेश किए जाएंगे, केसेस आगे डेफिनेशन में पढ़ते हैं केस क्या होता है, मेथड ऑफ डिस्पोजल, केसेस किस तरह डिस्पोज किए जाएंगे। तो और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, कैबिनेट की कुछ अपनी कमेटीज बनी हुई हैं, कुछ काउंसिल्स बनी हुई हैं। काउंसिल कहते हैं ऐसी बॉडी को जो परमानेंट काम के लिए स्टैब्लिश हो, वो कहते हैं काउंसिल, और जो टेम्परेरी काम के लिए स्टैब्लिश हो उसे कहते हैं कमेटी। तो हुकूमत की जैसे नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, ये परमानेंट है, इकोनॉमी की ये काबीना की जो है वो काउंसिल बनी हुई है। तो इसकी मीटिंग्स कैसे होंगी, प्रोवेंशियल जो सूबे हैं उनकी आपस में कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, उनकी उनकी जो कौंसल्स हैं, कौंसल बनी हुई है एक मतलब एक बॉडी बनी हुई है इंटर प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, तो वो आपस में उसकी मीटिंग्स कब होंगी, क्या प्लान होगा, तरीकाकार क्या होगा, आपस में जो है वो मिल बैठ के वो कैसे मुख्तलिफ मुआशी या दूसरे जो मसाइल हैं उन पे बातचीत करेंगे। इसके अलावा काबीना की बहुत सारी और कमेटीज हैं, उन सब कमेटीज का जो तरीकाकार होगा वो कैसे होगा, वो जो अमूर सर अंजाम कैसे दिए जाएंगे, काबीना और उससे रिलेटेड जितने भी जो काम हैं, वो जितने भी मामलात हैं, कैबिनेट प्रोसीजर पार्ट डी में ये रूल्स कवर करते हैं। उसके बाद लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन कानून साजी। देखें अगर कोई कानून बनना है पाकिस्तान में तो सबसे पहले काबीना उस कानून की मंजूरी देगी, कैबिनेट, फिर उसके बाद वो बिल जो है वो नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा। तो सबसे पहले काबीना जो है वो उसे बिल को पेश करने का तरीकाकार क्या होगा, मतलब काबीना में कैसे कैसे जो है वो डिस्कस होगा, उस पर क्या प्रोसीजर होगा कि वो नेशनल असेंबली में उसे मूव करे, फॉरवर्ड करे। हुकूमत का अगर अपना बिल है सबसे पहले काबीना से मंजूर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फाइनेंस एक्ट है, जैसे हर साल फाइनेंस बजट बनता है तो बजट पहले जो है वो काबीना में पेश किया जाता है ना, काबीना मंजूरी देती है, फिर वो नेशनल असेंबली के सामने रखा जाता है। तो इस तरह नॉन ऑफिशियल बिल, जैसे कि कोई और नॉन हुकूमती बिल नहीं है, कोई प्राइवेट बिल है, जैसे किसी ने यूनिवर्सिटी बनानी है पाकिस्तान में तो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बिल चाहिए, ठीक है, एक्ट चाहिए, तो एक्ट के जरिए यूनिवर्सिटी बनती है। तो फिर नॉन ऑफिशियल बिल वो कैसे जो है वो काबीना में डिस्कस होंगे, ये सारी चीजें ये जो तय करता है। और फिर लेजिस्लेशन उस पर कानून साजी कैसे होगी, ये इसी से में बताए गए हैं। ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल अमेंडमेंट, जैसे पुराने कवानीन है उनमें अमेंडमेंट करनी है, ऑर्डिनेंस है उन्हें जो है वो चेंज करना है, अमेंड करना है, तो कैसे सदर पाकिस्तान को भेजे जाएंगे, ये सारी चीजें इस सेक्शन में बताई गई हैं। सेक्शन मीन्स पार्ट। उसके बाद वो कहता है कि पार्ट एफ में बताता है कि रिलेशन विद मजलिस शूरा पार्लियामेंट, हुकूमत का एक हुकूमत का एक बहुत ही जॉइंट सा ताल्लुक है मजलिस शूरा के साथ। तो वो जो कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि हुकूमत जो है वो कहीं और तरफ जा रही हो और जो पार्लियामेंट है उसके रूल्स कुछ और हों, तो हुकूमत जो है वो कंप्लायंस करेगी जो मजलिस शूरा है, जो उनकी डायरेक्शंस हैं या रूल्स हैं। तो सेम वैसे ही हुकूमत जो है उनके साथ कंप्लायंस करेगी, उनके ऑपोजिट नहीं बनाएगी। तो मजलिस शूरा में कोई जो है वो लेटर बाजी करनी है, कोई खतो किताबत करनी है, कोई जो है वो कैसे होगी, कम्युनिकेशन कैसे होगी।
तो इस तरह से ये सारी सेनेट के साथ कम्युनिकेशन कैसे होगी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इन रूल इस पार्ट में, पार्ट एफ में जो है वो बताई गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोविंसेस के साथ फेडरल गवर्नमेंट का कैसे रिलेशन होगा, जो गवर्नर्स हैं उन्हें डायरेक्शंस कैसे दी जाएंगी, प्रोविंसेस की जो जिम्मेदारियां हैं जो फेडरेशन इम्पोज कर रही है उन्हें किस कैसे जो है पूरा करवाया जाएगा। और उसके बाद जो है वो आगे है, आगे हम चलते हैं स- जो आगे वो कहता है कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स एंड इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटीज अपॉन ए प्रोविंस। और उसके बाद सेक्रेटेरिएट ऑफ काउंसिल्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। आई थिंक ये हमने पढ़ा था पिछले साल। तो यहाँ पे जो है वो सम टाइम ऐसे होता है कि सूबों का ना आपस में बहुत सारा झगड़ा होता है। तो वो उस झगड़ों को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, मिसाल के तौर पे जैसे पानी के ऊपर बहुत ज्यादा होता था कि पानी जो है वो कि इस सूबे को ज्यादा मिल रहा है, ये बड़ा सूबा हमारा हक खा रहा है, छोटे सूबे को कम मिल रहा है पानी। इस तरह एनएफसी अवार्ड है। तो जो वो कहते हैं जो फंड है जो वफाकी हुकूमत टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करती है, तो उस पे झगड़े होते थे। तो वो क्या कहते हैं कि हमें आबादी के तनासब से मिलना चाहिए, इस तरह मिलना चाहिए। तो इस तरह वो झगड़ों को जो है वो कहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो इस पार्ट के तहत जो है वो ये बताया गया है कि उसका भी एक तरीकाकार होगा, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वो चीज़ें लाई जाएंगी। और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में चारों सूबाओं के जो वजीर होंगे मुतलका, या फिर जो है वहाँ के वजीर आला होंगे उसमें बैठेंगे, वजीर आजम बैठेंगे, तो यहाँ पे मसले मसाइल को हल किया जाएगा। पावर्स का कोई झगड़ा वगैरह है सूबों के दरमियान तो वो भी, जैसे बहुत सारे इश्यूज में वफाकी हुकूमत क्लेम करती है कि हमारी पावर्स हैं और सूबाई कहती है हमारी, तो इस तरह वो भी सारी चीज़ें तय की जाएंगी। पार्ट एच इमरजेंसी प्रोविजन, मुल्क में कोई हंगामी हालात होते हैं, जंग का खतरा है कोई, या इंटरनल डिस्टरबेंस है बहुत ज़्यादा, तो हुकूमत के पास देखो, जब जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो नॉर्मल जो चीज़ें प्रोसीजर्स होते हैं उन पे अमल नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी सिचुएशंस में जो है वो हंगामी इकदाम करने होते हैं। तो वहाँ पे रूल जो है वो इटसेल्फ एक हर्डल या डाल सकते हैं। तो इसलिए फिर जो है वो इन रूल्स में कहा बताया गया कि इमरजेंसी प्रोविजंस भी रखी गई हैं कि जंगी सूरत हाल में या इंटरनल डिस्टरबेंस की सूरत हाल में किस तरह जो है वो हुकूमत काम करेगी। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ प्रोविंस, अगर किसी सूबे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो जाती है काम करने में, तो फिर चाहे वो वफाकी हुकूमत आएगी। मिसाल के तौर पे जैसे पुलिस है, अब कोई ऐसा हंगामा हो जाता है या ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो आउट ऑफ कंट्रोल है सूबे के हाथ से, जैसे अभी सैलाब आ गया, तो सैलाब तो आउट ऑफ कंट्रोल है, जो सूबे हैं उनके पास तो इतनी मशीनरी नहीं है कि वो उसे ओवरकम कर पाए, तो फिर वफाकी हुकूमत जो है वो इंटरवीन करती है। तो जैसे आर्मी है वफाकी हुकूमत के पास, बहुत ज़्यादा उसके पास चीज़ें हैं, तो इसलिए फिर जो है वो वफाकी हुकूमत इंटरवीन करके सिचुएशन को संभालती है। तो इसलिए इमरजेंसी प्रोविजंस रखी गई हैं। इस तरह हंगामी हालात में सूबों की पुलिस नाकाम हो जाती है तो फिर आर्मी को तलब किया जाता है। कोई मुआशी जो है वो मुश्किलात की से गुजरना पड़ता है तो हंगामी इकदाम लेने होते हैं, तो इमरजेंसी प्रोविजन इसलिए भी रखी गई हैं। रेवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, लेकिन ऐसा इंडिया में इस तरह है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके उसमें इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं खासतौर पे इकोनॉमी से के हवाले से वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन या इमरजेंसी जो है वो उसकी इमरजेंसी इंपोज करने की सिचुएशन नहीं दी गई, तो ये आगे जाके हुकूमत के रूल्स में दिया गया है। आई थिंक के इमरजेंसी प्रोविजंस या इमरजेंसी जो है वो हालात के हवाले से आर्टिकल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे चलते हैं, जो चीज़ें बच जाती हैं तो फिर आगे लास्ट इसका जो पार्ट है रूल्स का वो कवर करता है। उसके बाद स्केड्यूल, स्केड्यूल क्या होता है, स्केड्यूल एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है या एक ऐसी लिस्ट होती है सादा जुबान में जिन्हें अंदर नहीं लिखा जा सकता, तो उन्हें जो है वो लिस्ट जो है वो हमेशा साथ अटैच की जाती है, तो इसलिए उसे एनेक्स्चर जो या फिर स्केड्यूल के नाम से जो है वो साथ अटैच कर दिया जाता है। तो अब इसमें मुख्तलिफ स्केड्यूल्स दिए गए हैं, लिस्ट दी गई है, जैसे वो कह रहे हैं देखें लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिविजन्स, कि मिनिस्ट्रीज और डिविजन जो हैं वो कितनी होंगी, उनकी जो लिस्ट है वो स्केड्यूल 1 में मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द डिवीजन स्केड्यूल 2 में मिलेगी। लिस्ट ऑफ अटैच डिपार्टमेंट डिक्लेयर एज सच बाय फेडरल गवर्नमेंट,
तो वो स्केड्यूल 3 में मिलेगी। तो इस तरह ये डिफरेंट स्केड्यूल्स दी गए हैं। तो इन्हें हम जाके देखते हैं, खास तौर पे हमारे लिए सिर्फ इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये दो ही आई थिंक, या ये तीन इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा। बाकियों को रिव्यू हम जस्ट करेंगे। हमने देखना है कि मिनिस्ट्रीज की लिस्ट क्या है और डिविजन कितने हैं। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्ट ए जनरल से। पार्ट ए जनरल बताता है टाइटल एंड कमेंसमेंट, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। आपके लिए ये कह सकते हैं कि रूल्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट 1973, आप इस तरह इसे समझ लें। हाउ फेडरल गवर्नमेंट विल वर्क, या सिंपल कह सकते हैं रूल्स ऑफ वर्किंग फॉर द फेडरल गवर्नमेंट 1973। दे शैल कम इनटू फोर्स है, ये 1973 के 14 अगस्त वाले दिन जो है वो मुल्क में नाफिजुल अमल हुए थे। आगे वो कहते हैं कि असेंबली का मतलब है नेशनल असेंबली। सिंपल सी बात है, कहीं पे रूल्स में असेंबली लफ्ज यूज किया जाए तो नेशनल असेंबली कहेंगे। ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये चीज क्या है। जैसे वो कहते हैं अटैच डिपार्टमेंट मीन्स अ डिपार्टमेंट विच हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद अ डिवीजन। अब ये ऑफिशियल डेफिनेशन है, मतलब जो है वो अटैच डिपार्टमेंट की, ये कानूनी डेफिनेशन है जो हम पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं डिपार्टमेंट वो होता है, मीन्स द डिपार्टमेंट विच हैज ए डायरेक्ट रिलेशन विद द डिवीजन, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसका डिवीजन के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो। जैसे आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि जो डिवीजन है आगे उसी के तो डिपार्टमेंट होते हैं, उसी को तो डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। तो वो कहता है अटैच डिपार्टमेंट उसे कहेंगे जिसका डिवीजन के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो एंड हैज बीन डिक्लेयर एज सच बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट ने उसे डिक्लेयर भी किया हो। ये नहीं कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जो हुकूमत तो मानती ना हो, तो हुकूमत का मानना है हुकूमत ने उसे अपना डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया हो। तो कुछ बॉडीज ऐसी हैं जो डिपार्टमेंट नहीं है, तो कुछ ऐसी हैं जो डिपार्टमेंट है, जैसे वापडा है वो डिपार्टमेंट नहीं है, हुकूमत ने उसे डिपार्टमेंट नहीं डिक्लेयर किया। एफबीआर डिपार्टमेंट है, कस्टम्स डिपार्टमेंट है। आगे वो कहते हैं कि बिजनेस एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। बिजनेस का क्या मतलब है, अब यहाँ पे ऑफिशियल डेफिनेशन है, बिजनेस का मतलब है मींस ऑल वर्क डन बाय द फेडरल गवर्नमेंट, कि जो भी अमूर सर अंजाम देगी वफाकी हुकूमत उसे हम कहेंगे बिजनेस, हुकूमती अमूर। आगे कबीना मीन्स 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 एंड कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल मिनिस्टर। कबीना उस बॉडी को कहेंगे, उस ग्रुप को कहेंगे जिसमें मुश्तमिल होंगे वजीर आजम और वफाकी वज़रा। इसे हम कैबिनेट का नाम देंगे। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आगे वाली चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। केस क्या होता है, केस का मतलब है पार्टिकुलर मैटर। केस मीन्स अ पार्टिकुलर मैटर, बस सिंपल इज दैट। कोई भी केस है, मतलब हुकूमत के सामने ये केस रखना है, कोई खास मैटर हुकूमत के सामने हमने पेश करना है, उसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे केस। जैसे अदालत में हम एक मैटर रखते हैं ना, एक चीज रखते हैं इस लेकिन उसे केस कहते हैं, तो इस तरह हुकूमत के सामने भी कोई जो मैटर रखा जाएगा उसे केस कहेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि डिवीजन डिवीजन क्या होता है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अब यहाँ पे आपको गौर व खोज करने की जरूरत है। वो कहता है डिवीजन मीन्स अ सेल्फ कंटेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। डिवीजन एक ऐसा इंतजामी यूनिट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, इज ए डिस्टिंक्ट एंड स्पेसिफाइड स्फीयर एंड डिक्लेयर्ड एज सच बाय द फेडरल गवर्नमेंट। वो कहते हैं डिवीजन जो है वो एक ऐसा इंतजामी ढांचा होता है जो अपने दायरे में, जो जो उसका दायराकार तय होता है उसमें अपना अमूर सर अंजाम देता है। एक खास जो उसका अमूर होता है, जैसे एक रेवेन्यू डिवीजन है तो वो रेवेन्यू के तमाम मामलात को देखता है। एक फाइनेंस डिवीजन है, ठीक है, तो वो फाइनेंस के मामलात को देखता है। तो इस तरह डिफेंस डिवीजन है, इस तरह बाकी जो है वो डिफरेंट एविएशन डिवीजन है, तो वो हवाबाजी को, जहाज़ों को, जितना भी मामला आते हैं एविएशन से मुतल्लिक वो उन्हें देखता है। तो इस तरह वो डिवीजन की ऑफिशियल डेफिनेशन है, मीन द सेल्फ कंटेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो जुम्मेदार हो फेडरल गवर्नमेंट के उस का अमूर को सर अंजाम देने का,
जो एक खास दायराकार में दायराकार को सरंजाम दे, जैसे कि जिस जो फेडरल गवर्नमेंट ने उसके लिए दायराकार तय किया हो। अब जैसे फाइनेंस डिवीजन है, वो हेल्थ के मामला तो नहीं देख सकता है ना, वो सिर्फ पैसों के मामला देखेगा। इस तरह जो बाकी डिवीजन है वो जो अपने मामलात हैं वही देखेंगे। तो आगे वो कहते हैं फेडरल सेक्रेटेरिएट क्या होगा। फेडरल सेक्रेटेरिएट मींस द डिवीजन और द मिनिस्टर्स व्हेन रेफर्ड कोलेक्टिवली। तो जैसे जो वफाकी सेक्रेटेरिएट का मतलब है कि जहाँ पे जब बात की जाएगी डिवीजन और मिनिस्ट्रीज की, जब इकट्ठा कहा जाएगा तो वफाकी सेक्रेटेरिएट कहा जाएगा। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं और उनके जो सेक्रेटरीज हैं, उनके जो ऑफिस हैं मिनिस्टर्स के, सारे के सारे वो कहाँ पे बैठते हैं ये सारे लोग, या इस कलेक्टिव जो है वो, इस चीज को, इस कलेक्टिव जो है वो डोमेन को कहते हैं फेडरल सेक्रेटेरिएट। यहाँ पे तमाम मिनिस्टर्स, उनके सेक्रेटरीज, डिविजन्स के ऑफिसेज, मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेज यहाँ पे मौजूद होते हैं फेडरल सेक्रेटेरिएट में। गेजेट मींस द ऑफिशियल गेजेट ऑफ पाकिस्तान। सिंपल इसे कहते हैं रसाला। एक ऐसा रसाला जो पाकिस्तान पब्लिश करता है, हुकूमत पाकिस्तान करती है, तो उसे कहते हैं गजट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमती रसाला, जिसमें हुकूमत जितने भी चीज़ें करती है वो मेंशन करती है। उसके बाद वो कहते हैं गवर्नमेंट मींस द फेडरल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का लफ्ज़ जहाँ भी यूज़ किया जाएगा, देखें गवर्नमेंट का लफ्ज़ जहाँ भी यूज़ किया जाएगा उसका मतलब होगा फेडरल गवर्नमेंट। लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा, मींस द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू रेगुलेट ऑफिशियल बिजनेस इन द असेंबली, द सेनेट और मजलिस शुरा इन जॉइंट सिटिंग एज द केस में बी। जैसे हमने देखा था पिछले सेशन में, हमने पढ़ा था जो सेनेट का हेड होता है वो चेयरमैन होता है, और जो नेशनल असेंबली का जो हेड होता है वो स्पीकर कहलाता है। अगर दोनों को मिला के कहते हैं पार्लियामेंट या मजलिस शूरा। तो पार्लियामेंट का जो हेड कौन होगा, या अगर ज्वाइंट सेशन होता है दोनों का इकट्ठा, जहाँ पे सेनेटर्स भी बैठते हैं और एमएनएज भी बैठते हैं, इकट्ठा सेशन होता है, तो उस ज्वाइंट सिटिंग में जो तब उसे लीड कौन करेगा, क्या चेयरमैन सेनेट करेंगे या स्पीकर करेंगे। तब वहां पे जो लीडर ऑफ द हाउस होगा वह कहलाएगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुकामी इंतजामिया को कहते हैं। जैसे हर शहर है, जैसे हरूनाबाद एक शहर है, मुल्तान एक शहर है, वहाँ की जो लोकल इंतजामिया होगी जो शहर के अमूर को देखेगी, जो शहर के अमूर को जो है वो सर अंजाम देगी। जितने भी शहरी अमूर हैं उन्हें जो है वो अच्छे तरीके से, एक है सूबाई अमूर, एक है जो है वफाकी अमूर, या जो है वो नेशनल लेवल पे अमूर, और एक है जो है वो जिली अमूर कह लें या फिर शहरी अमूर। तो शहरी अमूर को देखेगी लोकल इंतजामिया, और लोकल इंतजामिया किसी सूबे में जो है ये मेयर भी हो सकता है, जिली नाज़म भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, और कहीं पे ये इख्तियार जो है लोकल इंतजामिया के कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी दिए जा सकते हैं। डिपेंड करता है हुकूमत का स्ट्रक्चर उस सूबे में क्या है। आगे मेंबर का मतलब है मेंबर नेशनल असेंबली और सेनेट। मिनिस्टर मींस, मिनिस्टर किसे कहेंगे, मींस द फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री टू विच पार्टिकुलर केस पर्टेन एंड इंक्लूड्स द मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। मिनिस्ट्री मींस अ डिवीजन और अ ग्रुप ऑफ डिवीजन कॉन्स्टिट्यूटेड एज मिनिस्ट्री। आपको पता है मिनिस्ट्री जो है वो डिविजन्स पे मुश्तमिल होती है। मिनिस्ट्री जो है वो आगे उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिविजन्स में, तो उसके जो कंप्राइज हो उस पूरे ग्रुप को कहेंगे मिनिस्ट्री। एक मिनिस्ट्री में एक से ज्यादा भी डिवीजन हो सकते हैं। मजलिस शूरा पार्लियामेंट को कहते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सूबाई हुकूमत होती है। सेक्रेटरी किसे कहते हैं, सेक्रेटरी मींस द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल क्या होता है, कोई डिपार्टमेंट होता है ना, कोई मतलब सॉरी, कोई कोई हुकूमत का डिवीजन है या हुकूमत की कोई बॉडी है, तो हुकूमत की मर्जी है उसका जो हेड है उसे क्या नाम देती है। चेयरमैन भी दे सकती है। ज्यादातर जो सेक्रेटरी जनरल भी यूज करती है हुकूमत, सेक्रेटरी भी यूज करती है, चीफ सेक्रेटरी भी यूज करती है। तो वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी जनरल मतलब सबसे बड़ा सेक्रेटरी उस बॉडी का या उस डिवीजन का, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल का होता है सबसे बड़ा या एक मेन जो है वो सेक्रेटरी। उसके बाद वो कह रहे हैं स्पेशल सेक्रेटरी भी हो सकता है, या एक्टिंग जो है वो इजाफी चार्ज भी हो सकता है किसी के पास।
in charge of a division or a ministry, and where there is no secretary, the additional secretary, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ द डिवीजन और द मिनिस्ट्री। सिंपल में आम जबान में आपको ये बता देता हूँ कि हुकूमत की जितनी भी डिविजन्स हैं उनके जो हेड हैं वो कोई ना कोई सेक्रेटरी है, उसका जो सबसे बड़ा ऑफिसर है जो उस पूरी डिवीजन को या उसे कंट्रोल कर रहा है, तो उसे जो है वो सेक्रेटरी कहते हैं। ज्यादातर हुकूमत ये यूज करती है एज ए सेक्रेटरी। जैसे फाइनेंस डिवीजन का जो सबसे बड़ा 22वें स्केल का ऑफिसर होगा, या तो उसे हो सकता था चेयरमैन फाइनेंस डिवीजन कर देते, चेयरमैन हुकूमत ने नहीं रखा क्योंकि वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर है, यानी उसका एक किस्म का सेक्रेटरी है, तो उसे हम कहेंगे सेक्रेटरी फाइनेंस। ठीक है, तो इससे प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल का मतलब है सबसे बड़ा, मतलब जो उसका उस बॉडी का सेक्रेटरी तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, जो सबसे बड़ा जो सेक्रेटरी होगा उसे सेक्रेटरी जनरल कह सकते हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी। जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है तो उसके जो हेड हैं या उसके सबसे बड़े वो हैं तो वो सेक्रेटरी जनरल कहलाते हैं। तो आम ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी जनरल लफ्ज यूज होता है, या हुकूमत सेक्रेटरी यूज करती है, चीफ सेक्रेटरी यूज करती है। आगे हम जाके देखेंगे। वो कहते हैं अगर सेक्रेटरी जो है अवेलेबल ना हो तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो इंचार्ज होता है उसे ज्वाइंट सेक्रेटरी कहते हैं। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी फिलहाल वहाँ पे सेक्रेटरी होगा, या हुकूमत ने किसी को एक्टिंग सेक्रेटरी अपॉइंट किया हो। एक्टिंग का मतलब होता है इजाफी चार्ज दिया हो हुकूमत ने, तो वो भी जो है वो फिलहाल उस मिनिस्ट्री का जो है वो हेड ही समझा जाएगा जब तक परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं होती। जैसे एफबीआर का अगर कोई परमानेंट चेयरमैन नहीं है तो किसी को जो है वो नीचे वाले ऑफिसर को, मेंबर को अपॉइंट करते हैं टेम्परेरी तौर पे। सेक्शन मींस अ बेसिक वर्किंग यूनिट इन अ डिवीजन एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। वो कहते हैं सेक्शन का मतलब है किसी भी डिवीजन में कोई भी एक ऐसा इंतजामी ढांचा, कोई ऐसा वर्किंग यूनिट जो कोई एक खास काम सर अंजाम दे रहा हो। किसी डिवीजन के अंडर कोई एक ऐसा इंतजामी ढांचा या यूनिट जो है या ऐसी इकाई जो कोई खास काम सर अंजाम दे रही हो, तो उसे हम सेक्शन कहेंगे। सिंपल बताऊं तो जैसे कह सकते हैं अकाउंट सेक्शन। एक जैसे एक एक डिवीजन है कोई भी, जैसे रेवेन्यू डिवीजन कर लें तो उसका एक सेक्शन है जिसके कह सकते हैं अकाउंट सेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं आईटी सेक्शन। अक्सर लफ्ज यूज होता है आईटी सेक्शन है हमारे हमारे इदारे का पूरा, अकाउंट्स का सेक्शन है पूरे का पूरा। तो इस तरह से तो कोई सेक्शन जो है वो इस चीज को कहते हैं। सब ऑर्डिनेट ऑफिस, दिल्ली ऑफिस का मतलब है मीन द फेडरल गवर्नमेंट ऑफिस अदर देन द मिनिस्ट्री डिवीजन और एन अटैच डिपार्टमेंट। कोई और हुकूमत का जो है वो सबऑर्डिनेट ऑफिस भी हो सकता है कि, और बहुत मुल्क में जितने भी ऑफिस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एफबीआर हेडक्वार्टर तो अ, इस्लामाबाद में है ना, तो जो नीचे है छोटी छोटी तहसीलों में एफबीआर के ऑफिस हैं तो वो सारे सबऑर्डिनेट ऑफिस ही कहलाएंगे हुकूमत के। तो वो जिली दफ्तर कहलाएंगे हुकूमत के, सब ऑफिस कहलाएंगे। आल तमाम जो है वो। अच्छा आगे हम चलते हैं, एलोकेशन ऑफ बिजनेस। वो कहते हैं द फेडरल गवर्नमेंट, वो यहाँ पे ऊपर कह रहा था कि जितने भी यहाँ पे लफ्ज यूज किए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जैसे जो उनके मीनिंग है वही यहाँ पे यूज किए गए हैं। एलोकेशन ऑफ बिजनेस अब यहाँ पे आ जाते हैं। एलोकेशन का मतलब है कि हुकूमती अमूर जो है वो एलोकेट करना। हुकुम जो है किसी को जो है वो वजारत देना या उसकी जिम्मेदारी देना किसी खास हुकूमती अमूर की, जो मुख्तलिफ हैं हुकूमती अमूर। सेहत के मतलब अमूर हैं, डिफेंस के मतलब, रेवेन्यू के मतलब, फाइनेंस के मतलब, तो वो एलोकेट करना या वो हुकूमती अमूर देना, वो किस तरह दिया जाएगा। बादशाह सलामत की तरह के ऐसे ही दे दिया जाएगा एक्स वाई जेड आए जी ये हुकूमती अमूर आपको दिया, ये आपको दिया, ऐसे नहीं है। उसका हुकूमती अमूर भी देने का किसी को तरीकाकार है। वो तरीकाकार ये है कि द फेडरल सेक्रेटरी शैल कंप्राइज ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिवीजन। आगे हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है, मिनिस्ट्री और डिवीजन पे मुश्तमिल है। द प्राइम मिनिस्टर में वेन एवर नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू मिनिस्ट्री कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर डिवीजन। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं जब उनकी मर्जी हो, जब वो जरूरी समझें, वो कभी भी न्यू मिनिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं या नया डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं या एक से ज्यादा डिवीजन भी क्रिएट कर सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की जवाबदेही है क्योंकि हुकूमती अमूर चलाने की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की है। आगे उन्होंने कितने वजीर रखने हैं, अगर वो 10 वजीरों से काम चला लेते हैं तो इट्स ओके। अगर उन्हें 50 वजीर चाहिए तो वो 50 वजीर भी रख सकते हैं। तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज बनानी है, जितने भी डिविजन बनाने हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की जवाबदेही है। उन्हें जो है वो
हक हासिल है बनाने का। इसलिए कि जब हुकूमत आती है, कोई जो है वो 10 मिनिस्ट्रियां बनाती है, कोई जो है वो 40 भी बना लेती हैं, नवाजने के लिए या शायद काम करने के लिए कि बेहतर तरीके से काम हो। आगे वो कहते हैं द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिविजन इन दी मैनर इंडिकेटेड। एग्जैक्टली जो हुकूमत का जो बिजनेस है, जो अमूर सर अंजाम देने का तरीकाकार है, वो डिविजन्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसे तकसीम किया गया है। Provide that the distribution of business or the constitution of the region may be modified from time to time by the prime minister। वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि एक दफा जो है वो 1973 में आइन बना या 1947 में एक डिवीजन बन गया तो वही डिवीजन जो है वो कंटिन्यू करेगा, या वही डिवीजन जो है वो वैसे ही रहेगा। नहीं, प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, कभी जो है वो डिवीजन में चेंजिंग कर दे, डिवीजन में अमेंडमेंट कर दे, या जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो डिविजन्स को मर्ज कर दे, ऐड कर दे, रिमूव कर दे। जैसे अभी हम देख रहे थे कि जब पिछले साल हम पढ़े थे तो उसके मिनिस्ट्री जो थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर थी, तो अब उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू को, फाइनेंस और जो है वो रेवेन्यू को अलहदा कर दिया और इकोनॉमी को अलहदा कर दिया और उसका एक डिवीजन कर दिया अलग, और यहाँ पे दो डिवीजन कर दिए, फाइनेंस डिवीजन और रेवेन्यू डिवीजन। तो इस तरह ये प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे हमें पता चलता है इन रूल्स के तहत प्राइम मिनिस्टर को पावर दी गई हैं। कहीं उन्हें उन्हें जो है उनके दिल पे नहीं, मतलब कि जो उनका दिल करे वो वैसे काम करे, नहीं, बल्कि रूल्स पावर देते हैं कि वो जब जितने चाहे मिनिस्टर बना लें, जितने चाहे वो मिनिस्ट्रीज क्रिएट कर लें, जितने चाहे डिवीजन क्रिएट कर लें, उनकी मर्जी है। द प्राइम मिनिस्टर शैल एलोकेट अमंगस्ट द मिनिस्टर्स द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आ जाती है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो हुकूमत, जो मिनिस्टर्स होंगे, जो वुजरा होंगे, उन्हें मुतलका अमूर जो है वो उनके सपुर्द करेंगे। जो डिफरेंट डिविजन्स में डिफरेंट अमूर जो है वो सर अंजाम दिए जा रहे हैं, वो वजारतें जो है वो मुतलका अमूर जो है मुतलका वजीरों को दे देंगे, जिन्हें वो बेहतर समझेंगे। प्रोवाइड दैट अ डिवीजन और मिनिस्ट्री नोट सो असाइंड शैल बी इन चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो कहते हैं कोई ऐसा डिवीजन है या एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसका कोई मिनिस्टर ही अपॉइंट नहीं किया, जिसका कोई वजीर ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे रेलवेज है, अब रेलवेज का कोई वजीर ही नहीं है फॉर एग्जांपल, एज्यूम कर लेते हैं, तो उसके जो वजीर होंगे, जो उसके जो वो इंचार्ज होंगे उसके, वो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। इनके पास उसका एडिशनल चार्ज होगा। अगर ये अपॉइंट कर देते हैं वजीर रेलवे को तो ठीक है, नहीं करते तो यही इन्हीं इन्हीं के अंडर होगी, ये मिनिस्ट्री है, उसके इंचार्ज होंगे मेन। अच्छा, आगे वो कहते हैं प्रोवाइड दैट, सॉरी, प्रोवाइड फर्दर दैट मोर देन वन डिवीजन में बी असाइन टू अ मिनिस्टर। अच्छा, ये नहीं है कि जो मिनिस्टर है उसके पास एक ही डिवीजन रहेगा तो जो है वो सिर्फ उसे ही लुक आफ्टर करेगा, नहीं, एक जो मिनिस्टर है उसे जो है वो कई डिवीजन भी दिए जा सकते हैं। ये वजीर आजम पे डिपेंड करता है, चाहे एक मिनिस्टर को जो है वो 10 डिवीजन दे दें, ठीक है, 10 वजारतों के डिवीजन दे दे, हो सकता है एक मिनिस्टर को जो है वो एक डिवीजन दे। तो ये वजीर आजम पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे मकसद है इंतजाम करवाना, मैनेजमेंट करवाना मुल्क की बेहतर से बेहतरीन तरीके में। अब ये यहाँ पे इसलिए अदालत को यहाँ पे पूछने का इख्तियार नहीं है, अदालत का ये मकसद नहीं है पूछना कि ये किस तरह हुकूमत जो है वो उसने 15 मिनिस्ट्रीज बनाई हैं या 25 बनाई हैं, बल्कि इंतजामिया जो है, जो वजीर आजम है, वो जिस तरह बेहतर मुल्क का इंतजाम चला सकते हैं उन्हें चलाना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि वो 10 से चला सकते हैं 10 से चलाएं, 50 मिनिस्टर चाहिए तो 50 से चलाएं, लेकिन मुल्क का इंतजाम बेहतर से बेहतरीन चलना चाहिए। तो ये इंतजामी मामला है। आगे वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिवीजन। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टॉप करूंगा, मुझे ये बताएं ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिवीजन। अब मुझे यहाँ पे आप बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन, हमने पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट देख लिया और ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ देख लिया, यहाँ पे वो बात कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिवीजन। अब इसका क्या मतलब है? अगर इस जो है वो आप चीज को पिक कर पाए, आई थिंक आप पेपर में जो है वो क्वेश्चंस को भी, स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस को भी पिक कर लेंगे। मुझे माइक अनम्यूट करके या मैसेज में बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिवीजन क्या है। अच्छा, वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो डिवीजन होगा, जैसे हमने देखा ना, हुकूमत का एक ऑर्गेनाइजेशन है, हुकूमत का एक ढांचा है, चलने का फ्रेम है, स्ट्रक्चर है। जो डिवीजन है उसने कैसे चलना है? उसका भी कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम होगा ना वर्क करने का डिवीजन का। तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, उसका कोई सिस्टम कैसे होगा, उसका ढांचा कैसे होगा जो चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से
काम कर सके, सरंजाम दे सके, पूरा कर सके। तो उस जो इंतजामी जो है वो अरेंजमेंट है, जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में किया जाएगा, डिवीजन का जो स्ट्रक्चर होगा, डिवीजन किस तरह काम करेगा, तो उस उससे कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिवीजन, या सिंपल कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिवीजन। Each division shall consist of a secretary to government and of such other officials subordinate to him as the government may determine। वो कहते हैं जो भी डिवीजन होगा, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, वो कहते हैं जो भी डिवीजन होगा उसका जो हेड होगा वो कौन होगा, एक सेक्रेटरी होगा, ठीक है। और ऑफ सच अदर ऑफिशियल सब, और बाकी जो मुलाजिम होंगे सारे के सारे उस डिवीजन के, वो उसके अंडर होंगे। जो डिवीजन का जो मेन हेड होगा, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होगा डिवीजन का, वो सेक्रेटरी कहलाएगा। और सेक्रेटरी के ऊपर कौन होगा, वजीर होगा। वो वफाकी वजीर भी हो सकता है, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हो सकता है, ठीक है। तो सेक्रेटरी जो है वो सबसे बड़ा, ये 22वें स्केल का ऑफिसर होता है सेक्रेटरी। किसी भी, कोई भी जो वजारत है या कोई भी जो डिवीजन है, उसका जो हेड है वो वजीर होता है। इसे वफाकी, इन लोगों को कह सकते हैं वफाकी सेक्रेटरी। प्रोवाइड दैट द सेम पर्सन मे बी सेक्रेटरी ऑफ मोर देन वन डिवीजन। वो कह रहे हैं कि जो सेम पर्सन है, मतलब जो एक बंदा है, वो एक से ज्यादा डिवीजन का भी सेक्रेटरी हो सकता है। ये नहीं कि मतलब वो एक एक जो है वो एक ही डिवीजन का सेक्रेटरी है, नहीं, बल्कि वो ज्यादा डिवीजन का भी सेक्रेटरी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने पिछले साल पढ़ा था कि एफबीआर के जो चेयरमैन है वो सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन भी हैं। तब बच्चों को समझ नहीं आ रही थी कि सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन क्या होता है, और एफबीआर के चेयरमैन क्या होते हैं, ये दो दो ओहदे क्या हैं। तो अब समझ आई थिंक आपको आ रही होगी कि वो एफबीआर के तो चेयरमैन थे, डिपार्टमेंट के तो चेयरमैन थे, एक बॉडी के तो चेयरमैन थे, लेकिन वो एक एक जो रेवेन्यू डिवीजन है उसके भी सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन भी थे और आज भी हैं। तो इस तरह और बहुत सारे सेक्रेटरी, जैसे सेक्रेटरी हेल्थ है, ठीक है, इस तरह सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन है, मिलिट्री सेक्रेटरी है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट जो डिवीजन हैं, उनके जो हायर ऑफिसर है, सबसे बड़ा ऑफिसर है 22वें स्केल का, उसके बाद डायरेक्ट वजीर है, वो कहलाएगा सेक्रेटरी। The secretary shall be the official head of the division and shall be responsible for its efficient administration and discipline and for proper conduct of business assigned to division and etc। यहाँ पे हम पढ़े हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर ऑफ डिवीजन, और डिवीजन उसका ऑर्गेनाइज तरीका क्या होगा काम करने का। वो कह रहे हैं डिवीजन का सरबराह जो होगा वो सेक्रेटरी होगा, और ये वजीर के अंडर होगा, और ये जो है वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन करेगा उस डिवीजन में एफिशिएंट और बेहतरीन तरीके से, डिसिप्लिन के साथ। और जो प्रॉपर कंडक्ट है बिजनेस, मतलब तमाम जो है वो अमूर सर अंजाम दिए जा रहे हैं, तो उन्हें ये जो है वो लुक आफ्टर करेगा ये सेक्रेटरी। मतलब तमाम जो हुकूमती अमूर हैं, हुकूमती अमूर मीन्स उस डिवीजन के जो अमूर हैं वो सही तरीके से सर अंजाम दिए जा रहे हैं, तो ये सेक्रेटरी उसे लुक आफ्टर करेगा। थोड़ा सा आई थिंक मुझे शायद इसे इसकी डिटेल बतानी पड़े, चले मैं इसे देखता हूँ। The secretary shall organize the division into a number of working units to be known as sections। जो सेक्रेटरी है, जो डिवीजन है, उसे आगे नंबर ऑफ वर्किंग यूनिट्स में डिवाइड कर देगा, तो उसे हम सेक्शंस कह सकते हैं। जैसे अकाउंट सेक्शन बना दे, उसके बाद आईटी सेक्शन बना दे, इस तरह काफी सारे सेक्शन जो है वो बना सकता है। Provided that a unit which does not conform to a section may be organized otherwise section to permanent in, बस इसे छोड़ें। द अटैच डिपार्टमेंट एज एलोकेटेड टू द वेरियस डिवीजन आर शोन। आगे हमें मिलेंगे स्केड्यूल में जो अटैच डिपार्टमेंट है उनकी लिस्ट, वो किस डिवीजन के अंडर है। द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट अदर देन द बिजनेस डन इन फेडरल सेक्रेटेरिएट or the attached department shall be conducted through such agencies and offices as the prime minister may be determined from the time to time। वो कह रहे हैं कि हुकूमत का ऐसा बिजनेस जो अदर देन डन इन द फेडरल सेक्रेटेरिएट या डिवीजन या अटैच डिपार्टमेंट के अलावा, और कोई हुकूमत का ऐसा अमूर सर अंजाम दिया जा रहा है, शैल बी कंडक्टेड थ्रू एजेंसीज, वो स्पेशल एजेंसीज के थ्रू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। एंड ऑफिस एज द प्राइम मिनिस्टर में बी डिटरमाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। कुछ ऐसे अमूर हैं, कुछ ऐसे काम हैं हुकूमत के जो डिवीजन के जरिए कंडक्ट नहीं किए जा रहे, मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्रीज के जरिए कंडक्ट नहीं किए जा रहे, तो कुछ स्पेशल एजेंसीज हैं उनके जरिए वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो वो
वजीर आजम डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कौन से ऐसे अमूर हैं जो डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज के अलावा खास एजेंसी से जो है वो सर अंजाम करवाने हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, वो किसी डिवीजन के अंडर नहीं है, किसी के, या फिर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर भी नहीं है, वो डायरेक्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे एजुकेशनल एजेंसी है, हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है, वो भी किसी की डिवीजन के अंडर में नहीं आता। ठीक है, वो भी जो है वो हुकूमत के अंडर तो है, लेकिन जो है वो किसी डिवीजन के अंडर नहीं है। तो इस तरह और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो किसी डिवीजन के अंडर नहीं आती। तो देर में भी स्पेशल असिस्टेंट और स्पेशल असिस्टेंट टू बी द प्राइम मिनिस्टर विद सच स्टेटस एंड फंक्शन एज मे बी डिटरमाइन द प्राइम मिनिस्टर। वफाकी वुजरा हो गए, सेक्रेटरीज हो गए, और मतलब इनके जरिए हुकूमत काम सर अंजाम दे रही है। अच्छा, कुछ हुकूमत के मुशीर होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, जो भी काबीना में मीटिंग्स में बैठते हैं। तो इसके अलावा हुकूमत जो है वो स्पेशली किसी खास मामले के ऊपर असिस्ट करने के लिए, या फिर किसी खास डोमेन में, किसी खास एरिया में मदद लेने के लिए किसी को स्पेशल असिस्टेंट भी अपॉइंट कर सकती है। तो इस ये स्पेशल असिस्टेंट जो होंगे किसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे उन्हें जितने स्पेशल असिस्टेंट चाहिए, तो ये उतने स्पेशल असिस्टेंट जो है वो अपने साथ रख सकते हैं। तो जैसे एक सेक्रेटरी तो हो गया ना, वो तो ऑफिशियल असिस्टेंट हो गया, मतलब वो उस मिनिस्ट्री का वो उसका जो डिवीजन का जो सबसे बड़ा हायर रैंक ऑफिसर हो गया। तो जैसे यहाँ पे मतलब कोई भी आप में से स्टूडेंट है, तो अगर हुकूमत समझती है कि हारिस बलोच जो है बहुत अच्छा इंसान है, उसे बहुत ज़्यादा आईटी पे ग्रिप है, तो हुकूमत उसे डायरेक्ट स्पेशल असिस्टेंट टू आईटी जो है प्राइम मिनिस्टर उसे अपने साथ रख सकते हैं। जी आप मेरे साथ स्पेशल असिस्टेंट टू आईटी जो है वो काम करेंगे। या कोई और बंदा है वो बहुत उसी इकोनॉमी पे ग्रिप है, तो स्पेशल असिस्टेंट टू दी मैटर ऑफ इकोनॉमी। तो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, जितने मर्जी वो स्पेशल असिस्टेंट जो है वो रख सकते हैं। इन स्पेशल असिस्टेंट की मराद, सैलरीज पे, सारी चीज़ें वो भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। मतलब अगर ये चीज़ ना होती तो फिर हुकूमत क्या, मतलब सिर्फ हुकूमत को यही सिर्फ सेक्रेटरी होते उन्हीं के जरिए काम चलाना पड़ता, या फिर जो है वुजरा के जरिए। नहीं, ऐसे नहीं है, वजीर आजम के पास बेतहाशा पावर्स हैं, वो जितने मर्जी चाहें असिस्टेंट रख सकते हैं। स्पेशल का मतलब है स्पेशल किसी पर्पज के लिए असिस्टेंट। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, रोजमर्रा के जो चीजें हैं, जो ट्रांजैक्शन है, जो एक्टिविटीज हैं, वो कैसे परफॉर्म की जाएंगी, जो वुजरा हैं या जो वजारतें हैं वो कैसे काम करेंगे, वो कहते हैं नो इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन शैल बी टेकन एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जितनी भी वजारतें हैं या वुजरा हैं वो तमाम अपने अमूर सर अंजाम देंगे। जैसे वजीर रेलवे है, जितने भी रेलवे से मुतल्लिक अमूर है वो सर अंजाम देगा। जैसे कि जी मुल्क में रेलवे का टाइमिंग कैसे होनी चाहिए, पटरियाँ, उसके बाद इंजन नए इंपोर्ट होने चाहिए, उससे जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो रेलवे में जो है वो सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी रेलवे की मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, वो सारी की सारी वो करेंगे। लेकिन अगर ये वो सोचते हैं वजीर रेलवे, फिर रेलवे पॉलिसी चेंज हो जाए, रेलवे के रूल चेंज हो जाए, रेलवे के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जो सैलरीज हैं वो चेंज हो जाए, जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, ठीक है, रेलवे का कानून चेंज हो जाए, तो वो इख्तियारत उनके पास नहीं है। जो पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी का मतलब है जो पॉलिसी मामलात हैं वो सारे के सारे वजीर आजम के पास रहेंगे। वजीर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के साथ पॉलिसी मैटर में इंटरवीन कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है। वो ऑपरेशनल मैटर को करेगा, तमाम रोजमर्रा के जो अमूर है उन्हें सर अंजाम देगा, लेकिन पॉलिसी मैटर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के साथ ही वो कर सकता है। आगे वो कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ मिनिस्टर टू असिस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर ने कोई पॉलिसी बनानी है तो ये ड्यूटी है मुतलका वजीर की कि वो उन्हें असिस्ट करें। जैसे हर साल टैक्स लाज अमेंड होते हैं, तो रेवेन्यू डिवीजन जो है या फाइनेंस डिवीजन है वो सारा प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करता है। जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है वो भागे फिर रहे होते हैं, असिस्ट कर रहे होते हैं। रेलवे पे पॉलिसी बननी है तो वजीर रेलवे असिस्ट करेंगे ना, ये तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर खुद बनाता रहे पॉलिसी। तो इस तरह सेहत के ऊपर बननी है तो सेहत के वजीर करेंगे, आईटी पे बननी है आईटी के वजीर करेंगे। The Prime Minister shall keep the Minister shall keep the Prime Minister informed of any important case disposed of
बाय हिम विदाउट रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर। वो कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे, उन्हें इतला देते रहेंगे कि कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट केस जो था, जो बहुत ही जरूरी केस था, बहुत जरूरी मैटर या मामला था, वो वजीर ने खुद जो है वो अपनी कैपेसिटी में जो है वो उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया, उस मामले को निपटा दिया। तो क्योंकि लेकिन वही मामला इतना अहम था कि वजीर आजम को भी उसका पता होना चाहिए था, लेकिन मामले की जल्दी और नज़ाकत इतनी थी कि वो उन्होंने अपने तौर पर उस मामले को निपटा दिया। तो फिर उनके निपटाने के बाद उनकी जिम्मेदारी है कि वो टाइम टू टाइम प्राइम मिनिस्टर को इतला देते रहें कि मैंने ये इंपॉर्टेंट मामला मेरे सामने पेश आए थे, तो मैंने इन्हें सर अंजाम दिया। मतलब ये इसलिए चीज है कि प्राइम मिनिस्टर बाखबर रहे कि उनके नीचे जो वुज़रा हैं वो क्या कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, पता चले कि प्राइम मिनिस्टर को कुछ पता ही ना हो। तो इसलिए ये रखी गई है, नो डिसीजन ऑफ पॉलिसी टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर शैल बी वेरिड रिवर्स और इनफ्रिंगेंट विदाउट इन कंसल्टिंग हिम। वो कहते हैं कोई ऐसा पॉलिसी डिसीजन, कोई ऐसा पॉलिसी डिसीजन जो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, तो वजीर जो है उसमें तब्दीली नहीं कर सकता या उसे चेंज नहीं कर सकता, उसे अल्टरनेट नहीं कर सकता। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि एक मामला है जिसपे प्राइम मिनिस्टर ने फैसला साजी कर ली है, पॉलिसी दे दी है, उसमें रूलिंग दे दी है, तो वजीर के पास ये इख्तियार नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की वो रूलिंग को चेंज कर दे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार जरूर है कि वजीर कोई भी काम करे तो प्राइम मिनिस्टर उससे जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो वजीर कोई भी प्राइम मिनिस्टर का जो ऑर्डर है उसे चेंज, रिवर्स जो है वो अल्टरनेट या तब्दील नहीं कर सकता, उन्हें वजीर आजम की ईमा पर चलना ही पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नो डिसीजन ऑफ पॉलिसी टेकन बाय, अच्छा ये तो हो गया, नो ऑफिसर अदर देन द सेक्रेटरी, additional secretary or joint secretary shall take the initiative in approaching a minister in connection with the official business. If an additional secretary or joint secretary hold or oral discussion with his minister, he shall communicate the point made during discussion to secretary the first possible opportunity। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि जस्ट एक सेकंड यहाँ में होल्ड करें। जी अच्छा, इस तरह से था कि वो ये कह रहे हैं कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि हेड जो है वो किसी भी डिवीजन का जो है वो सेक्रेटरी होता है। वो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक ऐसा, पहले बात तो ये है कि नो ऑफिसर अदर देन सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी शैल टेक इनिशिएटिव इन अप्रोचिंग द मिनिस्टर। मिनिस्टर को जो है ना, कोई बंदा, कोई आम ऑफिसर, कोई 18वें स्केल का ऑफिसर, कोई 19वें स्केल का ऑफिसर, वो मिनिस्टर को डायरेक्टली नहीं मिल सकता। ये नहीं है कोई छोटा मोटा ऑफिसर जो है या कोई मेरे जैसा इंस्पेक्टर जो है वो भागा फिरे कि जी मुझे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से मिलना है, ऐसे नहीं। तो मिनिस्टर को नहीं मिल सकता डायरेक्टली। तो मिनिस्टर को कौन लोग मिल सकते हैं? कम से कम जो सबसे बड़ा ऑफिसर है सेक्रेटरी मिलेगा, या एडिशनल सेक्रेटरी मिलेगा, या जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी मिलेगा। अगर एडिशनल सेक्रेटरी अवेलेबल है वो मिलेगा, एडिशनल सेक्रेटरी मिलेगा, या ज्वाइंट सेक्रेटरी भी जो है वो मिल सकता है। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल ज्वाइंट सेक्रेटरी मिल लेता है, ठीक है, उस वजीर को, तो अब सेक्रेटरी तो लाइलम है ना इस चीज से, सारे के सारे से। या ज्वाइंट से या ज्वाइंट सेक्रेटरी मिल लेता है तो फिर भी सेक्रेटरी लाइलम है। तो यानी सेक्रेटरी एक हायर ऑफिसर है, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है या एडिशनल सेक्रेटरी छोटे ऑफिसर हैं, अगर वो वजीर को डायरेक्ट मिल लेते हैं, तो अब सेक्रेटरी तो कोई कोई पता नहीं है कि क्या हुआ उसके बिहाइंड। तो फिर वो इतला देंगे अपने सेक्रेटरी को, मिलने के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो डिस्कशन हो जाती है वजीर के साथ, तो वो फिर अपने सेक्रेटरी को बताएंगे जी कि ये हम मामला था, इसलिए हम वजीर से मिले थे, तो ये हमारा मामला तय हो गया। तो हो सकता है सम टाइम सेक्रेटरी इतना बिजी और मेन यही ऑफिसर होता है, वजीर कहाँ काम करते हैं, तो इसके बाद टाइम ही ना हो, तो ये फिर अपने एडिशनल सेक्रेटरी को, ज्वाइंट सेक्रेटरी को भेज देता है कि प्लीज आप जाएं, आप जाके जो है वो मिलें मेरे बिहाफ पे। तो फिर वो वापस आके इतला दे देते हैं जी ये मामला हुआ है, वजीर साहब ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो फिर सेक्रेटरी कहता है ठीक है। तो इस तरह ये सारे इसी रूल्स के तहत होता है। द हेड ऑफ एन अटैच डिपार्टमेंट में सी अ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर होता है जो है, अच्छा जो कुछ डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं वो भी मिनिस्टर के अंडर ही होते हैं। जहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एफबीआर का बताया था कि रेवेन्यू डिवीजन है, रेवेन्यू डिवीजन के अंडर एफबीआर है, एफबीआर एक डिपार्टमेंट है।
जो डिपार्टमेंट का जो हेड है उसका नाम दिया गया है चेयरमैन का। ठीक है, अब इसका नाम सेक्रेटरी नहीं है, चेयरमैन है, तो चेयरमैन जो है ये भी मिनिस्टर के अंडर ही है। टैक्स डिपार्टमेंट का हेड है चेयरमैन, तो ये भी मिनिस्टर के अंडर है। इस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड जो है वो उसका कोई और नाम हो सकता है। हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड का नाम कुछ और हो सकता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट के हेड का नाम आई थिंक आईजी होता है, तो वो आईजी होता है। तो आईजी जो है वो उसका अपना एक नाम है, तो वो भी मिनिस्टर के अंडर ही होगा वजारत दाखिला के। आगे वो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन कंसर्न शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द पर्पस इंटरव्यू सो द केस प्रेजेंट इफ ही सो डिजायर द बिजनेस ऑफ द डिवीजन शैल ऑर्डिनरी डिस्पोज ऑफ अंडर द अथॉरिटी ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज। अब यहाँ पे सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां आ गई हैं, सेक्रेटरी क्या काम सर अंजाम देगा। अब सेक्रेटरी के ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। वो कहता है मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज को असिस्ट करेगा किस मामले में, पॉलिसी जब बनानी हो उस मामले में। हर जो डिवीजन है उसकी अपनी पॉलिसी हो सकती है, तो वो बताएगा मुतलका मिनिस्टर को कि जी पॉलिसी कैसे बनानी है, सारी उसमें मदद देगा। सेक्रेटरी की ये ऑफिशियल जिम्मेदारी है। ड्यूली एग्जीक्यूट दी सैंक्शन पॉलिसी। अब एक ऑलरेडी पॉलिसी बनी हुई है उसे एग्जीक्यूट करेगा, मतलब एक पॉलिसी नाफिजुल अमल है। जैसे मिसाल के तौर पे टैक्स पॉलिसी इस टाइम बनी हुई है, टैक्स लॉज बने हुए हैं, टैक्स रूल्स बने हुए हैं, तो जो एफबीआर के जो हेड हैं या सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन है वो इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेंगे, अमल दरामद करवाएंगे इस पे। ठीक है, एक तो नई टैक्स पॉलिसी जो हर साल बनती है उस पे जो है वो मदद करेंगे जो है मुतलका वजीर की, प्लस जो है वो जो ऑलरेडी पॉलिसी बनी हुई है एग्जिस्टिंग है तो उस पे अमल दरामद करवाएंगे। सबमिट ऑल प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन टू द कैबिनेट विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर। जो मुतलका सेक्रेटरी होंगे, जैसे चेयरमैन एफबीआर हैं तो या सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन है, तो वो जो भी टैक्स लॉज में अमेंडमेंट होनी है तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के जरिए उनकी अप्रूवल के साथ फिर काबीना को भेज देंगे, फिर काबीना मंजूरी देगी और फिर नेशनल असेंबली में पेश की जाएंगी अमेंडमेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस तरह हर जो डिवीजन है उसके सेक्रेटरी यही काम करेंगे अपने से रिलेटेड। जैसे इन्वायरमेंट का सेक्रेटरी है तो वो इन्वायरमेंट के मतलब कोई पॉलिसी चेंज करनी है तो वो अपने इन्वायरमेंट के वजीर से करवा के साइन जो है वो आगे काबीना को भेजेगा। कीप द मिनिस्टर इन चार्ज जनरल रिफॉर्म ऑफ द वर्किंग ऑफ डिवीजन एंड एनी इंपॉर्टेंट केस डिस्पोज ऑफ विदाउट रेफरेंस टू द मिनिस्टर। सम टाइम ऐसे होता है कि मिनिस्टर को नहीं बताया जाता है, या कुछ बहुत सारे ऐसे अमूर होते हैं जो इटसेल्फ सर अंजाम देने होते हैं और अहम मामला होते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी होगा वो जरूर बताएगा मिनिस्टर को टाइम टू टाइम कि ये इंपॉर्टेंट मामला थे जिन्हें मैंने निपटा दिया। जैसे मिसाल के तौर पे कि चेयरमैन सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन है वो बताएगा टाइम टू टाइम के इतने इंपॉर्टेंट केसेस थे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे, या इतने बड़े बड़े टैक्स के मामला थे तो मैंने उन्हें निपटा दिया है, तो वो बता देगा अपने मुतलका वजीर को। टू बी द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ हिज डिवीजन। ये अब सेक्रेटरी की एक और जिम्मेदारी है कि वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होगा, मतलब सबसे बड़ा जो है मेन अकाउंटिंग ऑफिसर होगा उस डिवीजन का। वो उस डिवीजन का हेड तो होगा लेकिन मेन हेड अकाउंटिंग ऑफिसर भी होगा वो। ठीक है, और इसके और साथ वो कह रहे हैं इट्स अटैच डिपार्टमेंट एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस एंड इंश्योर दैट द फंड्स कंट्रोल्ड बाय हिम आर स्पेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स लेड डाउन बाय द फाइनेंस डिवीजन। जो कि कुछ सेक्रेटरी होगा किसी भी डिवीजन, जो किसी भी डिवीजन का जो हेड होगा, तो वो आल एडिशनली जो है वो प्रिंसिपल या मेन अकाउंटिंग ऑफिसर भी होगा। मतलब अकाउंटिंग ऑफिसर को सादा जुबान में मैं कह सकता हूँ कि वो तमाम जो जो फाइनेंस दिया जा रहा है उस डिवीजन को चलाने के लिए, या उसके जितने सब ऑफिस हैं, जैसे पुलिस है। ठीक है, अब जैसे एफबीआर है या पुलिस है, अब जैसे सेक्रेटरी दिफा है, जितना भी आर्मी को फंड दिया जा रहा है तो वो उसका हेड अकाउंटिंग ऑफिसर भी होगा। तो वो नजर रखेगा कि कहाँ 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 पे जो है वो पैसा खर्च किया जा रहा है, फंड्स कहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं। जैसे एफबीआर का हेड है वो देखेगा कि सही जगह पे खर्च हो रहे हैं पैसे या गलत जगह पे हो रहे हैं। सेहत का जो हेड है सेक्रेटरी हेल्थ है, वो देखेगा कि हॉस्पिटल में, सबऑर्डिनेट ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स में, कंप्लेंट्स पे हमारे स्टाफ को सैलरीज, हर जगह जो फंड्स हैं, जो फंड्स हमें दिए गए हैं, क्या उनका इस्तेमाल भी सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसकी फंड्स को बिल्कुल सही तरह उनके इस्तेमाल को इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एडिशनली तौर पे प्रिंसिपल अकाउंट मेन अकाउंटिंग ऑफिसर के नाम से उस मुतलका ऑफिसर की या सेक्रेटरी की होगी। Subject to provision of these rules with the approval of the minister in charge, issue standing order। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है रोजमर्रा के जो ऑर्डर्स वगैरह दिए जाते हैं उस अमूर को सर अंजाम देने के लिए। डाउन द मैनर ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस इन डिवीजन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
ईटीसी। वो कह रहा है कि जो सेक्रेटरी होगा वो टाइम टू टाइम जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी इशू करेगा, जैसे सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन है, वो टाइम टू टाइम एफबीआर के जितने मामला आते हैं उसे चलाने के लिए एसआरओ इशू करवाता है अपने निचले ऑफिसर से। वो होते उसके अप्रूवल के साथ ही हैं, हमने पढ़ा था लास्ट में। टाइम टू टाइम इनकम टैक्स लाज के मतलब जो टैक्स लाज है उनके मतलब एसआरओ जो है वो नोटिफिकेशन इशू करवाता है, ताकि रोजमर्रा के अमूर को सर अंजाम दिया जाए। लेकिन जब पुलिसी मामला होता है तो फिर रेफर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को, एंड फिर नेशनल असेंबली में वो फिर एक्ट के जरिए जो है वो अमेंड होके जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अमेंड होता है या सेल टैक्स एक्ट अमेंड होता है। Be responsible for the careful observance of these rules, and where he considered that there has been material departure from them either in his own or any other division, he shall bring the matter to the notice to the of the minister in charge and necessary to the notice of the prime minister of the cabinet। जो सेक्रेटरी है उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो रूल्स हैं ये सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं उन्हें जो है वो केयरफुली ऑब्जर्व करेगा। ये नहीं है सेक्रेटरी साहब जो है उन्हें पूरा डिपार्टमेंट मिल गया है, पूरा डिवीजन मिल गया है और वो मेन ऑफिसर हैं, वो वजीर को भी कुछ ना समझे और जो दिल में आए वो करते फिरे, बादशाह बने बैठे। नहीं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रूल्स दिए गए हैं उन्हें केयरफुली वो ऑब्जर्व करेंगे और टाइम टू टाइम प्राइम मिनिस्टर को जो मुतलका वजीर को आगाह रखेंगे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, वो कह रहा है व्हेन द सेक्रेटरी सबमिट ए केस टू मिनिस्टर, अगर एक सेक्रेटरी एक मिनिस्टर को एक मामला भिजवाता है और लेटर ऑन जो मिनिस्टर है जो सेक्रेटरी के जो व्यूज हैं उसे ओवर रूल कर देता है, द सेक्रेटरी विल नॉर्मली डेफर द डिसीजन ऑफ मिनिस्टर टू इम्प्लीमेंट इट इन केस हाउएवर द सेक्रेटरी फील दैट सिंपल। इस कहानी में वो ये कहना चाह रहा है कि एक एक सेक्रेटरी है, मिसाल के तौर पे सेक्रेटरी हेल्थ है, वो बहुत अच्छा इंसान है, डॉक्टर है, सेक्रेटरी हेल्थ भी है, 22वें स्केल का ऑफिसर है। वो सोचता है कि यहाँ पे जो है वो ये जो है वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए लोगों की हेल्थ के लिए। तो वो ये अपना प्रपोजल भिजवाता है मुतलका वजीर को, जो सेक्रेटरी सॉरी मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर है उसे भिजवा देता है। अब हेल्थ मिनिस्टर ये कहता है कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जो सेक्रेटरी है वो समझता है कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तो होनी चाहिए मुल्क में, ये प्रोजेक्ट तो होना चाहिए लोगों के लिए। तो वो फिर जो क्योंकि अब वजीर उसका हेड है उस वजारत का, तो वो उसे ओवर रूल कर देता है, कहता है नहीं ये चीज़ नहीं होगी, हम इतना फंड नहीं खर्च कर सकते। सेक्रेटरी का प्रपोजल उसके व्यूज रिजेक्ट कर देता है। अब सेक्रेटरी जो है वो दोबारा भिजवाता है, उसके उसके जरिए प्रॉपर चैनल से जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भिजवाता है, तो फिर जो है वजीर दोबारा उसे रिजेक्ट कर सकता है, उसकी वो इख्तियार है। तो फिर यहाँ पे सेक्रेटरी को ये पावर दी गई है, कोई ऐसा मामला हो जहाँ पे पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, जहाँ पे जो है वो उसका अच्छा समर मिलना हो उस चीज़ का, लेकिन मिनिस्टर की नीयत खराब हो, तो यहाँ पे फिर वो मामला जो है वो वजीर आजम को डायरेक्टली भी सेक्रेटरी भिजवा सकता है, उसे बाईपास करके डायरेक्टली भिजवा सकता है, और साथ जो ऑब्जर्वेशन भी भिजवाएगा सेक्रेटरी को कि मैंने ये बार बार वजीर के जरिए ये किया, लेकिन वजीर जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है, इसके ये इंटरेस्ट है, तो लिहाजा ये मामला मैं डायरेक्टली आपको प्राइम मिनिस्टर साहब रेफर कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा सेक्रेटरी को काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज दिया गया है। The minister in charge shall be responsible for conducting business of the division in the assembly। असेंबली में जो है वो जो मिनिस्टर होगा मुतलका वजारत का वही जिम्मेदार होगा, वही असेंबली में अपनी वजारत के मतलब जो है वो जवाबदेह होगा। Verbal order given by functionary of the government should be as a matter of routine be reduced in writing submitted to issuing that if यहाँ पे सिंपल ये कहना चाह रहा है कि अगर सम टाइम ऐसी चीजें ऐसे मामला होते हैं जहाँ पे तहरीरी आर्डर बार बार राइट रिटर्न में आर्डर नहीं दिए जा सकते, तो ऐसे मामला में कोई इमरजेंट सिचुएशन है, अर्जेंट सिचुएशन है, तो कोई जो है वो जो सेक्रेटरी है या जो अमूर सर अंजाम दे रहा है उस वजारत के, तो वो जैसे प्राइम मिनिस्टर कोई हुक्म दे देते हैं या वजीर कोई हुक्म दे देता है फौरी तौर पे ये चीज़ करो, फौरी तौर पे ये करो, तो इतना टाइम नहीं होता जैसे कि वो फौरी तौर पे उसे रिटर्न फॉर्म में लाया जाए, तो फौरी तौर पे वो काम सर अंजाम कर दिया जाता है। तो बाद में फिर जो है वो मैटर जो है वो तहरीरी तौर पे या नोटिंग में जो है वो ले लाया जाता है, नोटिंग में जो है उसकी तहरीर बना ली जाती है। तो इस तरह के जो इमीडिएट एक्शंस होते हैं, इमीडिएट मेजर्स होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट उनका होना जरूरी है, तो पहले आप काम सर अंजाम दे दें, बाद में जो है उसे नोट में ले आएं, उसे जो है तहरीर में आप ला सकते हैं। इफ एनी डाउट और डिस्प्यूट अराइजेज एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज रूल्स, अगर कोई भी इसमें जो है वो मसला मसाइल होता है इस रूल्स को समझने में, तो क्योंकि ये रूल्स कौन बनाता है,
फेडरल गवर्नमेंट किस पे कंसिस्ट हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना पे कंसिस्ट है। तो इट सेल्फ एक डिवीजन है पूरे का पूरा, जिसका नाम है कैबिनेट डिवीजन। ठीक है, क्योंकि काबीना पे मुश्तमिल है ये सारी वजारत, सारे वजीर आजम, ये हुकूमती ग्रुप वफाकी हुकूमत का। तो ये रूल्स भी काबीना ने बनाए हैं। तो काबीना जो है वो काबीना डिवीजन इन सारे रूल्स को देखता है। तो अगर रूल्स में कोई इबाहम है, बाकी डिवीजन को मसला आता है रूल्स में, तो वो काबीना डिवीजन को भिजवा देंगे कि हमें इसकी क्लैरिफिकेशन दे। अगर वो काबीना डिवीजन प्राइम मिनिस्टर की भी जो है वो पूछ सकती है, उनसे भी राय ले सकती है, और अगर छोटा मोटा मामला है तो फिर डायरेक्ट भी जो है वो वजाहत दे सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज रहेगी थोड़ी सी। Detailed instructions for the manner of disposal of business in the federal secretary shall be issued by the establishment within in the form of secretariat instructions। इसे secretariat manual भी कहते हैं। वो कहते हैं कि ये रूल्स तो बन गए, अब आपस में जो है वो तमाम डिविजन्स ने किस तरह लेटर्स लिखने हैं, कैबिनेट डिवीजन को कैसे कैसे उससे बात करनी है, जो जूनियर ऑफिसर है उसने सीनियर ऑफिसर को जो है वो कैसे लेटर लिखना है, सीनियर ऑफिसर ने जूनियर ऑफिसर को कैसे लेटर लिखना है, उनकी कोरिस्पोंडेंस कैसे होनी है, डिपार्टमेंट्स की आपस में कोरिस्पोंडेंस कैसे होनी है, उसका क्या स्ट्रक्चर्स होगा, उन लेटर्स का जो है वो फॉरेन गैर मुल्की लेटर्स कैसे लिखे जाएंगे, ये सारी की सारी चीजें वो कहते हैं कि जो डिटेल हैं, जो इंटर जो हुकूमत के डिवीजन हैं उनकी जो कम्युनिकेशन के सारे प्रोसीजर हैं, जो तरीकेकार हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो सारे के सारे सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस के नाम से हुकूमत का की डॉक्यूमेंट है, हुकूमत का मैनुअल है, उसमें दिए गए हैं सारी चीजें। सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन ये एक अलग मैनुअल है जिसमें ये सारी की सारी चीजें दी गई हैं। और सीएसएस के पेपर में ये रूल ऑफ बिजनेस और सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन, ये दो ये मैनुअल और ये डॉक्यूमेंट दोनों दोनों जो है वो अक्सर जो है वो पेपर में आते हैं, लेकिन हमारा इन डिटेल इससे कोई ताल्लुक नहीं है इतना ज्यादा। Individual and collective responsibility, the cabinet shall collectively be responsible for the advice tendered to or the executive order issued in the name of president, whether by individual minister as result decision by the cabinet, but the minister shall assume primary responsibility for the disposal of business pertaining to the portfolio। अच्छा, यहाँ पे वो सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि जो जैसे हमें पता है कि सदर पाकिस्तान के बिहार पे जो है वो वजीर आजम जो है वो हुकूमत वफाकी हुकूमत के अमूर सर अंजाम दे रहे हैं, जिसके और आगे उनके वजीर हैं। तो वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मजमूई तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की है ना। अगर मुल्क में कोई इशू होता है, कोई मामला खराब होता है, तो उनकी जो है वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हर मामले की वज़ीर आज़म पे है, लेकिन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो ये कह रहे हैं कि जो मुतलका वजारत का वजीर होगा, जैसे रेलवे है, तो रेलवे का जो इंडिविजुअली जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर रेलवे के अमूर सर अंजाम अच्छे तरीके से नहीं दिए जा रहे, तो वो वजीर रेलवे की होगी। ठीक है, और इस तरह से अगर जो है वो हेल्थ की के मामला मुल्क में अच्छे नहीं चल रहे, तो उसकी जो है प्राइमरी जो मेन रिस्पॉन्सिबल बंदा जो उसका ठहराया जाएगा, वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होगा। और इसी तरह रेवेन्यू है, तो मेन जो है मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू होगा मेन रिस्पॉन्सिबल। अगर रेवेन्यू से मतलब हुकूमत के जो है महसूलात इकट्ठे ज्यादा नहीं हो रहे, तो वो रेवेन्यू का जो वजीर होगा वो मेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होगा। वजीर आजम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी है, बाद में आती है, लेकिन जो पहली प्राइमरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुतलका वजीर की होगी जो उस वजारत को चला रहा है। और मजमूई तौर पे फिर आपको पता है, क्योंकि काबीना की होगी, काबीना ही तो हुकूमत कर रही है ना पूरे मुल्क में, प्राइम मिनिस्टर पे भी होगी, लेकिन जो मेन जो है वो फर्स्ट जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मुतलका वजीर की होगी, बाद में काबीना पे या वजीर आजम पे होगी। अच्छा, आगे वो कहते हैं ऑर्डर एंड इंस्ट्रूमेंट्स एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू आर्टिकल 173, द एग्जेक्टिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन, the officers list in schedule 4 may authenticate by signatures all order and other instrument may etc। इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं मतलब हुकूमत कोई ऑर्डर दे रही है, कोई इशू कर रही है, कोई पेपर इशू कर रही है, डायरेक्शंस इशू कर रही है, तो वो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसे कहेंगे इंस्ट्रूमेंट। सदर पाकिस्तान एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं तो उसे डॉक्यूमेंट नहीं इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं।
तो वो ये कह रहे हैं कि अब ये तो नहीं कि हर डॉक्यूमेंट पे सदर पाकिस्तान जो है वो हर डॉक्यूमेंट पे सदर पाकिस्तान साइन करें। एक छोटा सा लेटर भी जाना है सदर पाकिस्तान, दिन वो तो दिन रात फिर तो साइन ही करते रहे। तो वो बहुत, तो सम टाइम हमने पढ़ा था पावर्स भी डेलीगेट हो जाती हैं, तो सदर पाकिस्तान के बिहाफ पे जो उनके मुतल्लिका ऑफिसर हैं वो भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे साइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बैरून मुल्क मुआहदा होना है, तो अब ये तो नहीं कि सदर पाकिस्तान जाए, तो सदर पाकिस्तान के बिहाफ पे कोई उस मुआहदे को, हमारा सफीर होगा या जो भी होगा मुआहदे को जो है वो साइन जो है वो कर देगा। तो उनके बिहाफ पे उनकी पावर को यूज करते हुए, तो इस तरह जो है वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अब वो ऑफिसर कौन हो सकते हैं, किसकी पावर कौन यूज करता है, वो आगे स्केड्यूल्स में बताई गई हैं। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द मैन्योर, लेकिन ऑफ द ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट करेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन कंट्री, जो बैरून मुल्क के मामलात होंगे जो है वो उन्हें फॉरेन अफेयर डिवीजन जो है वो देखेगा सारे के सारों को। Instruction for the making contracts on behalf of president and the execution of such contracts, all assurances of property shall be issued by the law and justice division। यहाँ पे वो ये कह रहा था ऊपर कि जितने भी बैरून मुल्क के मामलात होंगे पाकिस्तान में, जो जितने भी अंदरून मुल्क के मामलात होंगे वो तो हर डिवीजन खुद देखेगा। लेकिन बैरून मुल्क के मामलात जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम कहेंगे पाकिस्तान का डबल टैक्सेशन का मुआहदा हो रहा है यूके के साथ। अब ये काम तो है किसका? एफबीआर का काम है, रेवेन्यू डिवीजन का काम है। या हम कहें सेहत का जो मुआहदा हो रहा है हमारे से, जो सेहत का डिपार्टमेंट है उसका मुआहदा हो रहा है अमेरिका के साथ। ठीक है, आईटी का हमारा मुआहदा हो रहा है चाइना के साथ। तो हैं तो ये बरूने मतलब उस आईटी की वजारत के काम ना। तो लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, यहाँ पे ये नहीं है कि अब आईटी वजारत डायरेक्टली वो बाहर वाली से डील करे या एफबीआई डायरेक्टली बाहर वाले से डील करे। तो यहाँ पे जो इस तरह के जो गैर मुल्की इश्यूज हैं, तो सिर्फ उन्हें फॉरेन अफेयर डिवीजन के थ्रू ही डील किया जाएगा। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो गए, ट्रीटीज हो गए, तो इस तरह के तमाम मामला जो है फॉरेन अफेयर डिवीजन एक स्पेशल डिवीजन है बैरून मुल्क के मामला को देखने के लिए, तो इसके थ्रू ही किए जाएंगे। Instruction for making of contracts on behalf of president and the execution of such contracts, all assurances of property shall be issued by the law and justice division। वो कहते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई जो है एग्रीमेंट करना है, उसकी जो टेक्निकलिटीज हैं सारी की सारी, तो ला वो, क्योंकि ला पे जो ला में लीगल लैंग्वेज में एग्रीमेंट किया जाता है, तो इसे लॉ और जस्टिस डिवीजन जो है, ये पूरे का पूरा डिवीजन है लॉ एंड जस्टिस डिवीजन, जो पूरे लेजिस्लेशन के मामला को मुल्क में देखता है। तो ये जो है वो उस लीगल डॉक्यूमेंट को डिजाइन करेगा, इसके थ्रू जो है वो डिजाइन करवाई जाएगी, ये उसे फ्रेम करेगा, तो ये उसे रिव्यू भी करेगा। तो इसलिए जब कोई कानून बनाना होता है मुल्क में, कानून बनने से पहले सबसे पहले लॉ एंड जस्टिस डिवीजन में वो बिल जाता है, फिर वो उसे रिव्यू करता है कि इसमें कोई लीगल जो है फ्लॉ तो नहीं है। तो लीगल फ्लॉ फिर वो रिव्यू करने के बाद जो है फिर आगे वो असेंबली में भेजता है, तो फिर जो है अप्रूव होता है। यानी कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता ना जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, जो इस्लाम के खिलाफ हो, या हमारे जो पाकिस्तान जो है उसके जो रूट्स हैं उसके खिलाफ हो। तो इसलिए जो है वो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन जो है वो इस तरह के सारे लीगल मामला देखता है, उनकी कंप्लायंस जो है वो दूसरे मुल्की लॉ से जो है वो देखता है, फिर उसे जो है वो रिव्यू करता है, फिर आगे वापस कर देता है या आगे भेज देता है। लीगल जितने भी मामला हैं वो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन के जरिए करवाए जाएंगे। कंसल्टेशन अमंग डिवीजन, एक जो डिवीजन है उस दूसरे डिवीजन के साथ किस तरह कंसल्ट करेगा, क्या उसका कम्युनिकेट कैसे करेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो सारे का सारा इसमें दिया गया है। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फास्टली यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि हमारे ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमने एक स्ट्रक्चरल इसका सॉफ्ट व्यू देखना था, कंसल्टेशन अमंग डिवीजन, लेकिन आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल, इसलिए मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बता देता हूँ। जब भी कोई चीज़ होती है, मतलब हुकूमत के बहुत सारे डिवीजन है, जैसे आपने देखा 12 हमने देखा, तो हर जो डिवीजन है वो दूसरे डिवीजन के साथ मुंसलिक है। हुकूमत की बॉडी तो एक ही है ना, हुकूमती बॉडी तो एक है, उसी बॉडी को तो आगे डिवाइड किया गया है, इसलिए तो डिवीजन कहते हैं। तो जैसे इंसान, जैसे जिस्म है हमारा, तो आगे उसके बहुत सारे डिवीजन हमने किए हुए हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट करके रखते हैं। तो इस तरह हुकूमती भी जो डिवीजन है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं
एक डिवीजन जो है वो दूसरे पे डिपेंड है, उसका कंसल्टेशन कम्युनिकेशन के बगैर जो है वो कोई अमूर जो है वो सर अंजाम नहीं दे सकते। ठीक है, कुछ ऐसे अमूर हैं जो उन्हें कंसल्ट करना ही पड़ता है, उसे उन्हें राय लेनी पड़ती है, तो उनके उनके अप्रूवल के बगैर ही वो अमूर सर अंजाम दिया जा सकता है। अच्छा, और जितने डिवीजन हैं आगे वो उन डिवीजन की हम बात करेंगे, तो जैसे जितने डिवीजन है हर डिवीजन का हेड एक सेक्रेटरी होता है। तो तमाम जो डिविजन्स के हेड हैं, अब जितने भी डिविजन्स हैं उनके मिसाल के तौर पे 33 अगर डिवीजन है तो उनके 33 सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, अब 33 सेक्रेटरीज की भी एक कमेटी होगी आपस में, उन ऑफिसर्स की, हायर ऑफिसर्स की आपस में एक कमेटी होगी जिसे सेक्रेटरी कमेटी कहेंगे। अगर इंटर बिटवीन डिवीजन में कोई मसला आता है, दो डिविजन्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे एफबीआर का रेवेन्यू डिवीजन का फाइनेंस के साथ मसला होता है, तो सेक्रेटरीज कमेटी में भी उसे रिजॉल्व किया जा सकता है। या फिर जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर या फिर रेवेन्यू के जो मिनिस्टर हैं, वो भी दोनों जो है आपस में बैठ के उस मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर रिजॉल्व दोनों से नहीं हो पाता तो फिर वो मुतलका मसला जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास भेज सकते हैं, तो फिर उनका जो डिसीजन होगा वो अल्टीमेट, हतमी और फाइनल होगा। ठीक है, तो इस तरह जो जितने भी डिविजन हैं उनके जो हेड्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, उन सेक्रेटरीज की भी एक कमेटी है जिसे सेक्रेटरी कमेटी कहते हैं, तो बहुत सारे मामला इस कमेटी में भी डिस्कस होते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कंसल्टेशन विद कैबिनेट डिवीजन, यहाँ हम बढ़ते हैं। कैबिनेट डिवीजन जो है वो, नो डिवीजन शेल विदाउट प्रीवियस कंसल्टेशन विद कैबिनेट डिवीजन इशू और ऑथराइज द issue of any order which involve the interpretation of rules, the change in allocation of business between the various division of ministry, the strength of terms of condition of service of person, staff of minister, state, special assistant of the who enjoy the rank etc. The selection officer of level of assistant डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो से वो ये कहते हैं कि जो कैबिनेट डिवीजन है, जहाँ जो पूरी काबीना को जैसे हमने देखा है वो देखता है, वो कह रहे हैं कि कोई भी जो है जो वजारत है वो किस इस तरह के कोई मामले को नहीं छेड़ सकती जहाँ पे उनकी जो स्पेसिफाइड हदूद है उसे चेंज करने की बात हो। जैसे हेल्थ की मिनिस्ट्री है, अब हेल्थ वाले जो है जितना काबीना डिवीजन है उनका स्ट्रक्चर तय कर दिया है कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो है ये हेल्थ के अमूर सर अंजाम देगी। अब हेल्थ का वजीर इटसेल्फ उसे जो है वो चेंज नहीं कर सकता, या उसका जो हेड सेक्रेटरी है वो उसे चेंज नहीं कर सकता। उसे सबसे पहले काबीना की मंजूरी लेनी पड़ेगी। जैसे एफबीआर का जो जैसे सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन है, तो अब वो ये चेंज नहीं कर सकता कि इनकम टैक्स को रिप्लेस करके एक वेल्थ टैक्स होना चाहिए, मैं कल से वेल्थ टैक्स कर दूं, या जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कल को ये कह दे कि मैं वेल्थ टैक्स इम्पोज कर देता हूँ या न्यू टैक्स इम्पोज कर देता हूँ। वो खुद ये नहीं कर सकता, जो है उसे पहले वजीर आजम की जो है वो पॉलिसी मैटर में मंजूरी लेनी पड़ेगी। और एफबीआर के अगर कोई स्ट्रक्चर पे चेंजेस करनी है तो इसके लिए भी उसे काबीना की जो है वो काबीना डिवीजन के पास मामला भेजना पड़ेगा। वो उस चीज़ को देखेगी, लुक ओवरलुक करेगी एंड फिर उसकी अप्रूवल देगी। और कितना स्टाफ होगा किसी मिनिस्ट्री का, सारे का सारा कितने स्पेशल असिस्टेंट्स होंगे उस मुतलका वजीर के। अब एक वजीर चाहे उसका दिल किया मैं 100 असिस्टेंट रख लूँ, तो भाई आप ऐसे खुद नहीं रख सकते। अगर आपने अगर 100 असिस्टेंट रखने हैं तो पहले काबीना डिवीजन को मामला भेजा जाएगा, वो देखेगा भाई इस बंदे को 100 असिस्टेंट की जरूरत भी है, तो फिर वो रखने की इजाजत देगा स्पेशल असिस्टेंट। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि कोई भी इस तरह के जो मामला होंगे स्ट्रेंथ से मुतलिक, कंडीशन ऑफ सर्विस से मुतलिक, पर्सनल स्टाफ जो है होगा मिनिस्टर का उससे मुतलिक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का जो स्टाफ होगा उससे मुतलिक है, स्पेशल असिस्टेंट से मुतलिक, तमाम जो मामला हैं वो काबीना डिवीजन के पास भेजे जाएंगे, वो उसे देखेगा। आगे वो कहते हैं कि कंसल्टेशन विद द इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन है फेडरल गवर्नमेंट का। कैबिनेट डिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, एस्टेब्लिशमेंट समझ लें एक थ्योरी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन आम सादा जुबान में अगर मैं आपको इसे बताऊं तो इसे आप समझ लें ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट, एचआर डिवीजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट।
ठीक है, तो ये मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है ये HR डिवीजन समझ लें इसे, ये फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो ये HR डिवीजन है। मतलब ये जितने भी HR से मुतलिक मामलात हैं, जितने भी HR से मुतलिक जो इश्यूज हैं, ये जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन देखता है। इसे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिप्लेस कर दीजिएगा आप HR डिवीजन से, HR डिवीजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो अब जैसे वो ये कह रहा है कि नो डिवीजन शेल विदाउट प्रीवियस कंसल्टेशन विद ETC, हम इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो, हुकूमत एक बॉडी है, ठीक है, उसके आगे डिविजन्स हैं, जिनमें से एक जो है वो HR डिवीजन है, जिसे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन कहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे दूसरे डिवीजन भी हैं, जैसे एक रेवेन्यू डिवीजन है। अब रेवेन्यू डिवीजन का एक डिपार्टमेंट है, सॉरी रेवेन्यू डिवीजन FBR उसके अंडर आता है। अब रेवेन्यू डिवीजन ये समझता है कि मुझे यहाँ पे FBR में बहुत सारे और इंस्पेक्टर्स चाहिए, मुझे 1200 इंस्पेक्टर्स चाहिए, तो इसके बगैर तो मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे इतने ऑफिसर्स चाहिए। तो क्या जो रेवेन्यू डिवीजन का सेक्रेटरी होगा, क्या वो कल को उसके दिल में आया, उसने ऑर्डर जारी किया, क्या वो 1200 लोगों को भर्ती कर लेगा? ठीक है, क्या जो है वो 17 स्केल के ऑफिसर्स को भर्ती कर लेगा? उस नहीं, ऐसे नहीं होगा। बल्कि अगर उसे इंस्पेक्टर्स चाहिए, उसे जो है वो ऑफिसर्स चाहिए, हाई रैंक के ऑफिसर्स चाहिए, सॉरी, तो वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से पहले, यानी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है HR डिवीजन, तो उससे कंसल्ट करेगा। उसे सबसे पहले कंसल्ट करेगा कि हम इतनी पोस्टें क्रिएट करना चाहते हैं अपने डिवीजन में, हमारे डिवीजन का नाम है रेवेन्यू डिवीजन, तो हम इसमें इंस्पेक्टर्स की 1200 पोस्टें क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप हमें इजाजत दे दें, क्योंकि आप हुकूमत के HR हैं, आप HR है, डिवीजन है हुकूमत का, नाम आपका एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है लेकिन आप HR डिवीजन है हुकूमत का, तो आप हमें 1200 वजारतें और सॉरी 1200 इंस्पेक्टर्स की सीट दे दें, तो ताकि हम अपॉइंट कर लें। अब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की मर्जी है कि वो, क्योंकि HR का काम इसके ज़िम्मे है कि वो इसे रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट कर ले। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर जो है वो 1200 सीटें वो वापस लेटर लिख देगा सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन को, सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन चेयरमैन FBR को कह देगा कि जी ठीक है, आप 1200 इंस्पेक्टर जो है वो भर्ती कर लें। ठीक है, अब इस तरह से इसकी एग्जांपल ये है कि हुआ ये कि 2013 में उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ थे आई थिंक, तो तब जो है रेवेन्यू डिवीजन ने प्रपोजल भेजा किसे, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, यानी FBR ने रेवेन्यू डिवीजन के जरिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को प्रपोजल भेजा कि हमें 1200 इंस्पेक्टर्स चाहिए। तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन HR है हमारा, तो उसने कहा ठीक है, आपको एग्जैक्टली 1200 इंस्पेक्टर्स चाहिए। उसने पूछा कि कब कब आपके लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो FBR, तो उसने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है, हम आपको 1200 इंस्पेक्टर्स की मंजूरी दे देते हैं। तो वापस से जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वापस लेटर लिख दिया FBR को, तो कि ठीक है 1200 की आपको वो होगी। तो अब फिर उसके बाद साथ उसने कंडीशन भी आई थिंक लगा दी। तो अब वो जो 1200 थे वो 3 फेजेस में भर्ती हुए, क्योंकि अब फौरी तौर पे तो 1200 की जरूरत नहीं थी, तो पहले फेज में 400 200 कुछ 198 आई थिंक भर्ती हुए 2015 के बैच में। दूसरे बैच में जो है वो 471, सॉरी 471 भर्ती हुए, 2018 की बात है। तो तीसरा जो बैच था जिसमें आप आ रहे हैं, तो ये है मतलब 492 का। तो ये 492, आपको पता है कि ये पिछले साल जो है वो पिछले साल मार्च में एक लेटर घूम रहा था, जिसमें लिखा हुआ था कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने 492 सीट्स की, पता नहीं फाइनेंस डिवीजन ने 492 सीट्स की जो है मंजूरी दे दी है। तो वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का लेटर था, 492 सीट्स की मंजूरी दे दी है, वो गूगल पे घूम रहा होगा अभी भी लेटर। तो ये बात है पिछले साल मार्च की, और उस मार्च में जैसे ही ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का लेटर आया था कि 492 की मंजूरी उन्होंने दे दी है कि उसे उस पर भर्ती कर ली जाए, उसमें ये लिखा हुआ था कि 492 सीटों पे भर्ती कर ली जाए। जो समझदार लोग थे, पिछले साल मार्च की बात है, मैंने भी वो लेटर बहुत सारे लोगों को शेयर किया था, मे भी मेरे पास अभी इस टाइम हो। कुछ लोगों ने इंस्पेक्टर की तैयारी उसी टाइम से शुरू कर दी थी, और जो एक XYZ एकेडमी है रावलपिंडी की, तो उन्होंने अपना इंस्पेक्टर का बैच पिछले साल मार्च से चला दिया था, क्योंकि उन्हें पता था, उन्होंने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, उन्हें पता था कि जी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने मंजूरी दे दी, अब ये रिजेक्ट कहीं भी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है रिजेक्ट होना। ठीक है,
तो अब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने मंजूरी तो दे दी है, अब आगे प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा कि एग्जाम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगा, उस ऐड आएगी, उसमें टाइम लगेगा। तो फिर वो जो एकेडमी है रावलपिंडी की, उसने बैचेस चला दिए थे पिछले साल मार्च से, और फिर ये आपकी ऐड आती है जाके जुलाई में, पता नहीं जून में आई थी पिछले साल, तो ये ऐड तब आई थी। तो इस तरह जब तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन हमारा एचआर है, तो वो मंजूरी देता है किसी भी वजारत में कितने बंदे चाहिए, कितने लोगों को रखना है। तो जो बड़ी पोस्ट हैं, जो छोटी मोटी पोस्टें हैं, एलडीसी यूडीसी वगैरह, उनका तो खुद इख्तियार होता है, खास स्केल तक खुद इख्तियार होता है। बाकी जो हायर पोस्ट होती हैं, उनमें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो ये थी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपकी खुद की है। अच्छा, अब आ जाते हैं कंसल्टेशन विद फाइनेंस डिवीजन। फाइनेंस डिवीजन से कंसल्ट करना क्यों जरूरी है? तो हम इस डॉक्यूमेंट में पढ़े हैं कि जितने भी वजारत के अमूर हैं उसमें कंसल्टेशन होगी। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट कैबिनेट डिवीजन के साथ होगी इस तरह के मामलात में। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के साथ कंसल्टेशन करना लाजमी है, और फाइनेंस डिवीजन के साथ भी कंसल्ट करना है डिफरेंट डिवीजन को। अब मिसाल के तौर पे आप जो इंस्पेक्टर्स हैं, जब आपका मामला है रेवेन्यू डिवीजन ने भेजा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, उसने मंजूरी दी कि 492 बच्चों को भर्ती किया जाए, लेकिन उसने मंजूरी खुद नहीं दी। उसने फिर आगे मामला 492 बच्चों का उसने भेज दिया फाइनेंस डिवीजन को। यानी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का उसने ये तो सोचा, ये तो प्रूव कर दिया कि ठीक है 492 बच्चों की जरूरत है एफबीआर में, लेकिन क्या 492 के अगेंस्ट पैसे भी हैं? मतलब क्या 492 के अगेंस्ट जो है वो फंड भी हमारे पास है? क्या हमारे खजाने में इतनी गुंजाइश है कि 492 भर्ती तो कर ले, सैलरी देने का फैसला हो? तो उसने कहा ये मामला कौन देखेगा? जो खजाने से मुतल्लिक, पैसों से मुतल्लिक, सैलरी से मुतल्लिक सारे मामला देखेगा वो फाइनेंस डिवीजन देखेगा। इसलिए फिर जो है स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ये जो लेटर है वो आगे भेज दिया, ठीक है 492 की मंजूरी देती है, अब आप फंड के बारे में हमें बताएं। तो फाइनेंस डिवीजन अगर सैंक्शन करता है एग्जैक्टली जी हमारे पास 492 को सैलरीज देने के लिए फंड मौजूद है, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ओके करेगा, और फिर जो है वो वापस एफबीआर को लेटर लिखेगा, ठीक है आप बंदे भर्ती कर लें, फंड भी अवेलेबल है, अप्रूवल ले लिया हमने फाइनेंस डिवीजन से, और बंदों की जरूरत भी है। तो इस तरह कंसल्टेशन होती है आपस में डिवीजन की। अब जैसे हुकूमत वज़ीर आज़म ख्वाहिश कर देते हैं कि मुल्क में जो है वो फलां जगह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर देना चाहिए, डैम शुरू कर देना चाहिए, तो ऐसे नहीं वो कर सकते। जो डैम बनाने वाला वजीर होगा, जो वावडा का वजीर होगा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो सबसे पहले फाइनेंस डिवीजन के साथ कंसल्ट किया जाएगा, भाई पैसे भी हैं। तो हुकूमत अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, पैसे हैं या नहीं है, फिर ही वो काम हो सकता है। तो इस तरह हुकूमत अगर सम टाइम प्राइम मिनिस्टर को अपने फैसले वापस लेने पड़ते हैं, क्योंकि फाइनेंस डिवीजन जो है वो रिजेक्ट कर देता है उस फैसलों को, कि भाई हमारे आपने तो बात कर दी किसी जलसे में, प्रैक्टिकली तौर पे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, फंड ही नहीं है इस चीज को करने को, तो हम कैसे जो है वो अप्रूवल दे दें? जिम्मेदारी तो हमारी आएगी, जब फंड ही नहीं था तो हमने पैसे प्रोजेक्ट कैसे दे दिया? मिसाल के तौर पे हुकूमत खर्चा करना चाहती है 1 करोड़ रुपए का, और फंड आपके पास है 50,000, तो फाइनेंस डिवीजन तो कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। तो इस तरह जो है पहले जो है वो हुकूमत जो है वो मतलब कंसल्ट करती है, या मुतलका डिवीजन कंसल्ट करता है फाइनेंस डिवीजन से, इसकी अप्रूवल जो है वो लाजमी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट डिवीजन यही है। ये जो सारे डिवीजन ऊपर बताएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फाइनेंस डिवीजन भी इज द मोस्ट रेयर एंड इम्पोर्टेंट डिवीजन। हर बंदे की हर जितने मामला है फाइनेंस से मुतलिक ये इशू करता है। जैसे हमारी अभी एहतजाज हो रहा था एफबीआर की सैलरीज के मुतलिक, कि एफबीआर इवन के रेवेन्यू डिवीजन है, तो वो कह रहा था कि पैसे हम कमाते हैं तो हमें सैलरीज में इजाफा किया जाए। तो फाइनेंस डिवीजन बार बार पिछले 4-5 सालों से ये मुतालबा रिजेक्ट कर रहा है, वो कहता है हमारे पास पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसकी, अगर फाइनेंस डिवीजन सही तरीके से काम करे तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होते थे हुकूमत से मुतलिक, तो उन्होंने सोचा कि मेरा टाइम ज़ाया होता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ एरोप्लेन में, तो वहाँ पे राइटिंग डेस्क होना चाहिए। तो उन्होंने जो है वो खुद राइटिंग डेस्क लगवा लिया, हुक्म दिया कि जी राइटिंग डेस्क लगा दिया जाए, राइटिंग डेस्क लग गया। अब उन्होंने राइटिंग डेस्क लगवाया, जब कराची में पहुंचे तो 2 दिन बाद उन्हें लेटर आ गया फाइनेंस डिवीजन का, उस टाइम का 1947 का जो फाइनेंस डिवीजन था। उन्होंने कहा कि आपने जो है वो जो खर्चा किया है, एक आपने राइटिंग डेस्क लगवाया है अपने प्लेन में, तो आपने फाइनेंस डिवीजन की अप्रूवल के बगैर कैसे लगवा लिया? हमें इसका जवाब दें। अब कायदे आज़म ने तो ये सोचा कि जल्दी थी, हंगामी मामला थे, 1947 का दौर था, जंगें छिड़ गई थी उस टाइम इंडिया के साथ,
तो इतने मसले मसाइल। लेकिन फाइनेंस डिवीजन जो है वो इतना एक्टिव था उस टाइम, उसने कहा कि आप हमें बताएं कि आपने जो है वो कैसे हमारी अप्रूवल के बगैर एक फंड खर्च कर लिया, एक राइटिंग डेस्क लगवा लिया। तो यहाँ पे जो कायदे आजम है उन्होंने अपोलोजाइज किया कि मुझसे गलती हुई, मैंने आपकी बगैर अप्रूवल के लगवाया। हालांकि वो तो कुछ भी बहाने कर सकते थे, जैसे आज के सियासतदान ड्रामे बात करते हैं। उन्होंने माजरत की, उन्होंने कहा नेक्स्ट जब भी मैं कोई चीज़ करूंगा तो मैं आपसे अप्रूवल लूंगा। तो ये है बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स फाइनेंस डिवीजन की। तो ये हमने जस्ट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है, बाकी जो लिखा हुआ है ये आपसे रिलेटेड नहीं है। कंसल्टेशन विद फॉरेन अफेयर डिवीजन, जितने भी बैरून मुल्क के मामलात होंगे, डेलीगेशन कैसे भेजने हैं हुकूमत ने, मुख्तलिफ वज़रा ने, जैसे रेलवे का डेलीगेशन बाहर जा रहा है, जो है रेवेन्यू का डेलीगेशन जा रहा है, लॉ का डेलीगेशन जा रहा है, तो वो कंसल्ट करेंगे फॉरेन अफेयर डिवीजन से, क्योंकि इनके पूरे दुनिया में सफ़ीर बैठे हैं ना, इनके ऑफिस हैं पूरी दुनिया में। इनसे कंसल्ट करने के बाद ही डेलीगेशन को भिजवाया जाएगा। तमाम अमूर फॉरेन तरीके से कंसल्ट करके किए जाएंगे। Consultation with the Law and Justice Division. The and Justice Division shall be consulted on all legal question arising out of any case on the interpretation of। वो कहते हैं कि जितने भी लीगल कानूनी मामलात हैं उन उनमें अगर कोई मसला दरपेश आता है या अगर कोई कानूनी अमल करना है, तो अब जैसे एफबीआर ने कानून बनाना है, एफबीआर को तो एक्सपर्टी है टैक्स टैक्सेशन की, टैक्स आना कैसे है, लॉ की तो एक्सपर्टी नहीं है ना। तो एफबीआर एक एक टैक्स से मतलब सोच लेगा कि ये हमने बनाना है, ये लॉ होना चाहिए, फिर वो लॉ बना लेगा, फिर जाके लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को दिखाएगा कि ये देखें लॉ हमारा क्या हमने सही बनाया है। वो चेक करेंगे जी हाँ आपने बिल्कुल सही बनाया है, सही फ्रेम किया है, इसमें कोई मसला नहीं है, वो अप्रूवल दे देंगे, ठीक है इन्होंने लॉ जो डॉक्यूमेंटाइज किया है वो सही किया है, तो वो भिजवा देंगे आगे। या एफबीआर को कहेंगे कि हाँ ये हमने अप्रूवल दे दिया, आप भिजवा दें प्राइम मिनिस्टर को। तो जितने भी लीगल क्वेश्चंस होंगे, लीगल मामलात होंगे, लीगल हुकूमत के सामने मामला दरपेश होंगे, हुकूमत को मसला आएगा, तो जो वजारत कानून है वो फिर लीगल मामलात को सुलझाएगी। जैसे हुकूमत के ऊपर कोई केस कर देता है अदालत में, तो वजारत कानून उसका जवाब देगी। हुकूमत को कानूनी पेचीदगियां दरपेश हैं तो वजारत कानून उसे हल करेगी। बाकी जो डिवीजन हैं वो भी कंसल्ट करेंगे जस्टिस एंड लॉ डिवीजन से, अगर उन्हें हुकूमती कह रहा हूँ सॉरी, अगर उन्हें कानूनी कोई मसला दरपेश है तो उससे उस डिवीजन से राय ली जाएगी, कानून वालों से कानून की राय ली जाएगी ना। कंसल्टेशन विद द रेवेन्यू डिवीजन, अब आ जाता है एफबीआर। वो कहते हैं नो डिवीजन शैल विदाउट प्रीवियस कंसल्टेशन विद द रेवेन्यू डिवीजन ऑथराइज द इशू ऑफ एनी ऑर्डर अदर देन ऑर्डर इन पर्सन ऑफ एनी जनरल और special delegation may be by the revenue division which will affect directly or indirect the collection of revenue from federal taxes, levy of taxes, duties, cess और fees। वो कहते हैं कि कोई भी जो डिवीजन है वो या कोई भी मिनिस्ट्री है दूसरी, वो कोई ऐसे ऑर्डर्स इशू नहीं कर सकता जहाँ पे रेवेन्यू स्लिप होने का, लॉस होने का खदशा या खतरा हो। तो ऐसा कोई भी काम करने से पहले वो रेवेन्यू डिवीजन से जो है वो कंसल्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे जो रेलवे की टिकट्स हैं उसके ऊपर जो है वो टैक्स है 15%। एग्जाम्पल के तौर पे जो वजीर रेलवे हैं वो कहते हैं कि जी हम जो है वो इस टैक्स को जो है चेंज करते हैं, अब आपको टिकट जो है वो इतने की मिलेगी, तो टैक्स जो है वो आपसे नहीं लिया जाएगा इट। तो इस तरह का कोई मामला वो नहीं कर सकते जहाँ पे रेवेन्यू स्लिप होने का, लॉस होने का खदशा हो। तो वो पहले रेवेन्यू डिवीजन से जो है वो कंसल्ट करेंगे, देखेंगे। इसी तरह जैसे फाइनेंस डिवीजन है, वो भी पहले ये देखेगा क्या क्या इस साल रेवेन्यू से इतना पैसा हमें आएगा हमारे खजाने में, जो है खजानची देखेगा कि इतना पैसा यहाँ से आने की उम्मीद है। तो इस तरह वो आपस में इस रेवेन्यू डिवीजन से कंसल्ट करेगा। तो इस तरह जो है ये भी एक अहम डिवीजन है हुकूमत का। तो आगे इसका हिस्सा है रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर, कोई केस है, कोई मैटर है, वो प्राइम मिनिस्टर को कैसे भेजा जाएगा, इसे हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। प्रेसिडेंट को मामला कैसे भेजा जाएगा, तो ये सारी चीजें जो है वो सेकंड पार्ट में हम इसे कंक्लूड करेंगे इस सेशन को। आई होप सो कि टुमारो जो है हम इसे करने की कोशिश करेंगे। मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा, वरना जो है वो एफएम का लेक्चर होगा कल। सो आज कंक्लूड करते हैं यहीं पे आज का सेशन। और मैं फाइनली फिर आपको बताता चलूं कि जस्ट हमने ये डिटेल पढ़ा है कि एक स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह डिविजन्स और स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह सेक्टरीज हैं,
किस तरह अमूर चलाए जा रहे हैं हुकूमत के, किस तरह मामला देखे जा रहे हैं, किस तरह कंसल्टेशन की जा रही है, किस तरह लेटरों लिखे जा रहे हैं, कम्युनिकेशन इंटर डिवीजन कैसे हो रही है। तो एक एचआर के लेंस से हमने ये वो प्रीव्यू करने की कोशिश की है, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना कि जैसे पिछले साल टेक्स्ट ला कि आप एक एक लाइन पढ़ते थे, क्योंकि वो पेपर का सिलेबस का हिस्सा था। ये जस्ट जो है वो, ये रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट है हुकूमत की जो है वो फ्रेम को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन इसका वर्ड बाय वर्ड जो है या डॉट बाय डॉट लाइन बाय लाइन जो है वो कोई चीज़ पेपर का हिस्सा नहीं है। जस्ट इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आइडिया तरीकाकार जो है वो वे स्केच लेआउट डिजाइन वो सिर्फ एक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इससे। तो आज का सेशन इसी तक। और मुझे अब यहाँ पे बताएं कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस हवाले से।